तो इस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कहाँ तक पढ़े थे बताइए? याद है आप लोगों की? नहीं याद है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यही था ना? अच्छा, आ, यही था क्या? अ केमिकल इक्वेशन गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यही था ना? मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन हमको देता है, ठीक है। तो इसके जितने सारे पॉइंट्स थे कर लिए थे हमने? कितने पॉइंट्स हैं बताओ? तो चारों कर लिए थे। अच्छा, अब देखना एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब हम रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसके क्या लाभ होते हैं, हमें किस चीज़ में आसानी होती है, इसका फायदा क्या है, ये देखना है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स इजी। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करना हमारे लिए सरल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। सही बात है। हमारे पास अगर संकेत है, सूत्र है परमाणु का, अणु का, जब हम रासायनिक अभिक्रिया उनको आपस में कराते हैं और उनको सांकेतिक रूप में लिखते हैं तो हमको बड़ा आसान लगता है, हाँ कि ना? जैसे अब वही चीज मैंने जो लिखा था वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण याद करो, तो वो पूरा लिखना पड़ता था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड, ये पूरा लिखना पड़ता था। जैसे अब H2+O2 यहाँ पे जो है, ये तो लिखना बहुत आसान है। हम को बस बोलना ये है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके जल बनाता, ऐसे मैं बोलूं। या हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जल करके भी बोला जाता है कि जल बनाता है, बर्न होकर के वाटर बनाता है। तो ये लाइन आप लिखो, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप ये चीज लिख दो। आप ही खुद ही सोचो ये है कि नहीं है। इट सेव्स, कैसे देखो, इट सेव्स स्पेस एंड टाइम, टाइम एंड स्पेस इन राइटिंग। लिखने में ये एक तो ये जगह बचाता है और दूसरा ये समय भी बचाता है। मैं इसी रिएक्शन को कहूँ कि आप लैंग्वेज में लिखो, भाषा में लिखो, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आप करके चेक कर लो। मैं कहूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, मैं रिएक्शन उसका लिख दूंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके नमक और जल बनाता है। ये तो NaCl+H2O, मेरा तो खत्म हो गया। और आपका? आप इसी स्टेटमेंट को लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और उसके साथ क्या ज्यादा लगेगा, स्पेस भी। इसी लाइन को आपको लिखने में कम से कम 2 लाइन लग जाएंगे, 3 लाइन लग जाएंगे। लेकिन एज ए स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, सिर्फ इसके सिंबल लिखोगे। केमिकल इक्वेशन क्या था, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या बताई गई थी? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला विकारक प्रतिफल, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे आसान फॉर्म में, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में जो आप दर्शाते हो, दिखाते हो संकेत से, वो क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण से इस बात का एडवांटेज है कि नहीं है, इस बात से लाभ है कि नहीं, इस चीज का हमको आसानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जगह बच रहा है, समय बच रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये लाभ है, तो ध्यान रखना। अभी मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ये हमारा स्पेस बचाता है, टाइम बचाता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है। आई बात समझ में? एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको बहुत ही सरल बनाता है, बहुत आसान बनाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है? कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टू बी यूज्ड कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। कह रहा है कि आपको अगर प्रतिफल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, और आपको ये चीज करना हो कि जैसे मान लो यहाँ पे ये पता चल गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है। मतलब एसिड, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये नमक बन रहा है। अब इसी को मैं यहाँ पे ऐसे लाइन के थ्रू लिखूं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से सुनना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ भाषा में मैं लिख रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी क्रिया करके NaCl और जल बनाता है, NaCl और जल बनाता, मतलब ऐसे भाषा में लिख रहा हूँ इसको, इन सबको भी भाषा में। तो क्या होगा आप मुझे बताओ? आप ये नहीं पता कर सकते हो, सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि मैं कहूँ कि मेरे को 1 kg नमक बनाना है, क्या करना है?
1 kg नमक बनाना है, तो आपको बहुत टफ है, बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन यहाँ से आप बता सकते हो कि अगर मुझे 1 kg नमक बनाना है ना, यानी अगर 1000 ग्राम आपको नमक बनाना है ना, तो कितना ग्राम आपको ये वाला चाहिए और कितना ग्राम आपको ये चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे? बनवा रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो, फिर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान लगे। जैसे इसका मैं आसान सा रिएक्शन लेता हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए। जैसे N2 है, H2 है, तो ये मिलते हैं तो बनता है अमोनिया गैस। क्या बनता है? NH3। इसको अमोनिया बोलते हैं। तो अगर ये अमोनिया बन रहा है और किसी ने बोला मेरे को कि सर यहाँ ना मेरे को ये 170 ग्राम अमोनिया बनाना है, कितना बताओ? 170 ग्राम अमोनिया बनाना है, उसके लिए बताओगे सर N2 कितना ग्राम लगेगा, हाइड्रोजन कितना ग्राम लगेगा? तो यहां से बताना बहुत आसान काम। ये एडवांटेज है केमिकल इक्वेशन का, ये लाभ है रासायनिक समीकरण लिखने का। तो कैसे बता सकते हो? तो मैंने बताया था पहले इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, तो इधर भी 6 करना पड़ेगा, तो 3 लगा दो। अब तो ये बैलेंस हो गया। चलो, तो अगर यहाँ पे सबका मोलर मास निकाले, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो N2 का कितना होता है? 1 नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो जाएगा। सही है कि नहीं? लेकिन अगर 1 मोल लेंगे तो 28 ग्राम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अगर मैं इसका 1 मोल की बात करूं, ध्यान से सुनना, आराम आराम से, मैं हर चीज बहुत सिंपल सिंपल बोलता हूँ, आराम आराम से बोलता हूँ ताकि आपको आसान लगे। अगर ये 1 मोल लोगे तो कितना ग्राम होगा? 28 ग्राम। 2 हाइड्रोजन का जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो ये कितना मोल है? ये 3 मोल है ना? अरे बोलो, 3 मोल। देखो, कह सकते हो 6 मोल हाइड्रोजन है, सही बात है, लेकिन 3 मोल क्या है? H2 है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? H2 क्या मोल है? 3 मोल। जैसे हम कहें कि, मान लो कि हम कहें आदमी 1 दर्जन है, आदमी, तो हाथ कै दर्जन हुआ? 2 दर्जन, क्योंकि एक आदमी के पास तो 2 हाथ है ना। आदमी 1 दर्जन होगा तो 24 गुना हाथ होगा जी, तो 2 दर्जन हो जाएगा। लेकिन आदमी तो 1 दर्जन ना है। तो इस तरह सीखना सब, ये नहीं कुछ बोल देना। ठीक है, हाइड्रोजन 3 गुना 6 को हो रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ। हम बोले कि यहाँ पे आप लगा दे, हम यहाँ 10 दर्जन लिखे, हम बोले कि 10 दर्जन हमारे पास H2 है, तो 10 दर्जन का मतलब कितना होगा? 1 दर्जन में 12 गो, तो 10 गो में 120 होगा, तो 120 गो H2 हुआ ना। अब हाइड्रोजन खाली पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? उसमें और 2 से गुना करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है। तो हम पूछे H2 क्या मोल है, तो वो 3 मोल है। आप बोले हाइड्रोजन परमाणु क्या मोल है, वो 6 मोल है। समझ में आया? यहाँ H2 की बात चल रही है, तो पहले एक H2 का निकालोगे तो कितना आएगा? 2। और 3 मोल लोगे तो कितना हो जाएगा? समझदार हो, बताओ। बताए तो थे, और पगला है सबरी। हाँ, 1 मोल का 2 ग्राम होगा, तो 3 मोल का कितना होगा? 6 ग्राम। हम ही पगला है, रहने दो। तो ये 28 ग्राम और ये कितना? 6 ग्राम। अच्छा, इसको जरा, ये तो बैलेंस है ही, पहले NH3 का निकालो। नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, 14 3 17, आई 2 मोल है। तो अगर इसका 1 मोल लोगे तो 17 ग्राम होगा, लेकिन 2 मोल यहाँ पे है, तो कितना होगा? 34 ग्राम होगा। और एक और अच्छा बात बताता हूँ, ध्यान सुनो। अगर ये बैलेंस होगा ना, सब बैलेंस होगा ना, तो जितना ये होगा, जितना ये होगा, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं गलती हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर ये बैलेंस है तब, अरे तो ये अनबैलेंस है तो हाई तो गलती ये भी करेगा। अरे समझ में? तो रिएक्शन अगर बैलेंस है, इसमें जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन इधर है, इधर भी उतना ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो फिर इन दोनों का जो सम करोगे ना मास का, इसके मास के बराबर ही आएगा। आई बात समझ में? अब क्या समझ में आता है कि भाई हमने पूछा 170 ग्राम हमको ही बनाना है, तो बताओ ये कितना ग्राम। तो हमको समझ में क्या आ रहा है कि सर आपको 34 ग्राम ये बनाना है ना अमोनिया, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन खर्च करना पड़ेगा। यहाँ से तो हमको यही समझ में आता है। अगर 34 ग्राम हमको अमोनिया सर आपको बनाना है ना, तो 6 ग्राम आपको हाइड्रोजन खत्म करना पड़ेगा। तो निकाल सकते हैं, तो पहले नाइट्रोजन कितना लगेगा निकाल लेते हैं, फिर हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ऐसे हम लोग कि चूंकि 34 ग्राम किसके लिए, अमोनिया के लिए, कितना ग्राम नाइट्रोजन लगेगा? 28 ग्राम N2 चाहिए, सही है ना? तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए, 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितना चाहिए? 28 बटा 34। सर इसलिए आपको कितना चाहिए? 170। लीजिए,
170 ग्राम अमोनिया के लिए कितना N2 लगेगा? 28/34 गुने 100। अब कटाकुटी करिए, कटेगा कि नहीं कटेगा? चलो गुलाबी गुलाबी करो। 17 दूना 17 दहा 2 पचे, या ऐसे करो 14 दूना 28 और 10 से गुना कर दो, कितना आ गया? 140। 140 ग्राम। अगर आपको 170 ग्राम NH3 बनाना है, अमोनिया बनाना है, तो उसमें 140 ग्राम क्या चाहिए? N2 चाहिए। नहीं आया समझ में? फिर सोच लो, क्या सोचोगे कि 170 सॉरी ये 34 ग्राम। अब ये वाला सोचो, 34 ग्राम, वेरी गुड। अमोनिया बनाने के लिए कितना ग्राम H2 चाहिए? 16 ग्राम H2 चाहिए। कितना चाहिए? 6 ग्राम। वो तो ब्रैकेट था ना जी, ये ब्रैकेट है, हम भी कभी कभी खूब करते हैं। 6 ग्राम H2 चाहिए, तो 34 ग्राम अमोनिया बनाने में 6 ग्राम H2 खर्च हो रहा है। तो 1 ग्राम अगर अमोनिया बनाएंगे तो कितना ग्राम H2 खर्च होगा? 6/34। तो 170 ग्राम अगर आपको बनाना है तो कितना होगा? 6/34 गुने 170। 17 दूना 17 दहा का 2 तिया, कितना आ गया? 30 ग्राम। तो 170 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 140 ग्राम N2 चाहिए और 30 ग्राम H2 चाहिए। और खुद ही सोचो, 140 ग्राम ये खर्च हो रहा है, 30 ग्राम ये खर्च हो रहा है, तो दोनों मिलाकर के 170 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं आया समझ में? आया? तो इस एग्जाम्पल से आप ये क्यों कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो? ये इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, इसलिए आप आसानी से बता पा रहे हो। ये तो नहीं बता पाते। ये बात समझ में आई? तो ये एडवांटेज है। नहीं तो पता लगता, पता है क्या, कि आपको जब ये समझ में नहीं आ रहा है और ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसको 170 ग्राम बनाना है तो ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, तो आप वेस्ट करोगे। आप वेस्ट करोगे, बहुत सारी चीजों को बर्बाद करोगे। सोचो, हम लोगों को जब ये पता चल जाए कि जैसे आप खाना बना, जैसे हलवाई होता है, आप देखना जो हलवाई होता है जब वो खाना बना रहा होता है तो उसको एक चीज पता होता है कि इतने लोग खाएंगे ना, तो वो किस रेशियो में सामान मंगवाना है। वो कहेगा, जब आपके घर पे शादी विवाह या कोई ऐसा फंक्शन होता होगा तो वो जब आता है, सब लिस्ट लिखता है सामान का, या जो पूजा में सब सामग्री लगता है उसमें जब लिखा जाता है तो उसमें होता है ना कि कितने लोग खाने वाले हैं या जो भी है। तो क्या होता है, आप उसका अपना एक लिस्ट बनाते हो। हाँ, 1000 लोग हैं तो ये चीज इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, तो उसके हिसाब से सोचा जाता है। तो फिर भी क्या होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कई बार बहुत ज्यादा बर्बाद होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसका कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है, और आदमी का भी कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है, कभी कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है। लेकिन अगर, अब ये अपने आप को कैसे बदल सकते हैं? ये नहीं बदल सकते। क्या हाइड्रोजन अपना मोलर मास बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्या नाइट्रोजन 14 से हम कभी 13 कर लेंगे? नहीं कर लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। तो इनका एक फिक्स है, पहली बात, इनके साथ ये सब फिक्स है। हमारे ऐसा नहीं है कि कभी मन नहीं किया तो दूगो कम खा लिए, मन किया तो कभी दूगो ज्यादा खा लिए। ये असर डालेगा, कभी कि सामान घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ फिक्स रहता है। तो आपको एक बड़ा हेल्प मिल जाता है क्या, कि ये कुछ बनाना हो तो उसमें ये कितना खर्च होगा, ये कितना खर्च होगा। और जब आपको पता चल गया कि 170 ग्राम में 170 ग्राम में ये आपका 30 ग्राम ही लग रहा है और ये 140 लग रहा है, तो आप इसको 30 ग्राम ही खरीद के लाओगे, इसको 140 ही खरीद के लाओगे। अरे बोलो हाँ या ना? और नहीं पता तो क्या करोगे, चलो 170 बनाना है ना, तो ज्यादा हो बन जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक और तुम खरीद के लाओगे कम से कम। जैसे क्या बोलते हैं, मतलब मान लो कि हो गया, तुम 100 ग्राम ये भी खरीद के 100 ग्राम ये भी खरीद के लाए, 100 ग्राम ये भी खरीद के लाए, तो वेस्टेज है, बेकार है, वो वेस्टेज है, बेकार है। अच्छा, 100 ग्राम इसको खरीद कर लाए तो काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख लो, अगर इसका 30 ग्राम खर्च होगा तो इसका कितना चाहिए? 140। तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो 30 ग्राम उसमें से खत्म होगा कि नहीं होगा, कैसे डिसाइड होगा? ये उतना है कि नहीं है, तो पता लगेगा कि ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें 170 ग्राम बनाने के लिए ये 140 चाहिए ही चाहिए। और तुम लेके आए हो कितना, उसको भी 100 ग्राम, इसको भी 100 ग्राम, बनेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? अब तुम कहोगे 10 आदमी का खाना बनाना है, तो 10 आदमी खाना बनाने के लिए नमक कितना लगेगा? तो कोई बोल रहा है कि 10 आदमी का खाना बनाने के लिए नमक लगेगा मतलब 20 ग्राम। आलू कितना लगेगा? तो 20 ग्राम। ले भैया, आलू भी 20 ग्राम, नमक भी 20 ग्राम, तो 20 ग्राम नमक से तो काम हो जाएगा। आधा किलो नमक नहीं चाहिए आपको, 10 आदमी के लिए 20 ग्राम नमक से काम बन जाएगा। लेकिन 20 ग्राम आलू खरीद के लाए, सब्जी बना दीजिएगा, खिला दीजिएगा 10 आदमी को, नहीं बना सकते तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? तो केमिकल इक्वेशन का
रासायनिक समीकरण का ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा एडवांटेज है। ये कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप प्रतिफल को, उत्पाद को एक निश्चित मात्रा में बनाना चाहते हो, निश्चित मात्रा में बनाना चाहते हो, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं रिएक्टेंट अभिकारक, उनका जो अमाउंट है टू बी यूज्ड कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, मतलब उनका जितना इस्तेमाल करना है एक्यूरेट आप बता सकते हो कि इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, आपको कितना क्या बनाना है, ये बनाना है, अच्छा कितना बनाना है, इतना बनाना है, ठीक है, तो ये वाला सामान इतना खरीद कर लाइए, ये वाला सामान इतना खरीद कर लाइए, परफेक्ट बनाऊंगा, एकदम एक्यूरेट होगा, ना एक कम होगा 1 ग्राम, ना 1 ग्राम ज्यादा होगा। ये चीज हमको लाभ देता है, एडवांटेज देता है केमिकल इक्वेशन। मुझे लगता है दोनों क्लियर होगा, समझ में आया कि नहीं है? अभी हिंदी में लिखते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, बस अभी समझा रहा हूँ, पहले समझो। तीसरा एडवांटेज पढ़ते हैं, the same symbol, same chemical symbols are used all over the world and therefore scientists faces no difficulty in understanding chemical equations। सोच के देखो, हमारे पास अगर केमिकल इक्वेशन है तो वर्ल्ड के जितने सारे कंट्रीज है जहां पे एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, तो हमारे यहाँ भी इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, चाइना वाले भी रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, अमेरिका वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, जर्मन वाले भी वैसे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां जाओगे तो केमिस्ट्री के बुक में ये इक्वेशन अलग मिलेगा, वहां भी इक्वेशन ऐसा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो तो अलग है। अब मैं यहाँ पे हिंदी में अपनी मातृभाषा में लिख रहा हूँ क्या, कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो ये स्टेटमेंट अगर मेरे पास सिर्फ रहता, ये सिंबल नहीं रहता, इक्वेशन नहीं रहता, तो मैं तो स्टेटमेंट से समझता। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या एडवांटेज है समझ में आया? हाँ, ये नहीं कि सर 3 लाइन में अपने क्लास खत्म कर दिया, वो बात नहीं है। 3 लाइन में क्या चीज था वो समझना बहुत आवश्यक था। किताब में तो ऐसे ही लिखा होता है, तुम भी लिख के पार कर जाओगे, लेकिन आप किसी को समझा सको, बता सको, ये भी बहुत आवश्यक होता है। अब देखना लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशन भी है। ऐसा नहीं कि आपको एडवांटेज दे रहा है, लाभ दे रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है तो उसमें सारा का सारा अच्छा सा बात ही है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। हाँ, ड्रॉबैक्स नहीं कह रहा हूँ, दोष नहीं कह रहा हूँ, कमी नहीं कह रहा हूँ। सीमा का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है बताओ? सीमा एक लड़की का नाम है। हाँ, सीमा का क्या मतलब होता है, लिमिटेशंस का मीनिंग क्या है, क्या अंतर है? मैं कह रहा हूँ कि ये तुम में एक दोष है, ये तुम्हारा एक ड्रॉबैक्स है, और मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा लिमिटेशन है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूँ। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं प्रतिदिन आपको क्या करता हूँ, 1 घंटे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और सप्ताह में क्या करता हूँ, 3 दिन पढ़ाता हूँ। दूसरे सर जो है सप्ताह में 2 दिन पढ़ाते हैं, तीसरे वाले, तो ये आप इसको क्या कहोगे, दोष कहोगे या लिमिटेशन कहोगे? ये लिमिटेशन है, एक बाउंड्री के अंदर मेरे को बांध दिया गया, आई बात समझ में, कि आप इसके पार नहीं जा सकते, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन है। लेकिन अब मेरे 3 दिन क्लास हो, ध्यान से सुनना, मेरे जी में कितने दिन क्लास बांधा गया, 3 दिन। अब उसमें हम ऐसा करें 2 दिन आपको बहला फुसला के टाइम पास करके निकाल दे, एक ही दिन पढ़ाएं, 3 दिन में एक ही दिन पढ़ाएं, तो ये क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आई? तो ये एक वीकनेस हो जाएगा, ये गलत हो जाने लगेगा। मैं यानी मैंने जो बोला, मैंने जो डिफाइन किया, अब उस वादे पे मैं खड़ा उतर नहीं रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही इन केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर कोई कुछ बोलता है, तो जो बोलता है उसके हिसाब से वो चीजें बिल्कुल उल्टी साबित हो जाती हैं, अलग साबित हो जाता है, तो वो उसका ड्रॉबैक्स बन जाता है, दोष बन जाता है, कमी कहलाता है। लेकिन आप जब कुछ बताते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, और ऐसा होता है कि आगे चल के उसमें कुछ और पता चलता है कि और चीजें इसमें ऐड होंगी तो ये और सुंदर होगा और बेहतर होगा, तो वो क्या रहता है, लिमिटेशन रहता है कि आप यहीं तक बताए थे, आप यहीं तक गए थे, हमने यहां तक कर दिया। ये बात कुछ समझ आई? तो लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, क्या क्या, यानी कहने का मतलब क्या, रासायनिक समीकरण, रासायनिक, जैसे मेरा लिमिटेशन और भी है, जैसे बताया था आपको, मैं पढ़ने पढ़ाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी क्या है, लिमिटेशन है, ये मेरी वीकनेस नहीं है। आप मेरे से कहो सर आप तो डांस नहीं कर सकते हो,
आप तो डांस करते ही नहीं हो सर। ये मेरी दोष है या लिमिटेशन है? ये मेरा ड्रॉबैक्स है या लिमिटेशन है? लिमिटेशन है भाई, दोष है। वाह, तो फिर तो कल वो कहेगा कि सर आप बांसुरी नहीं बजाते हो आप, ये भी आपका दोष है। या डांस में किसी तरह करने लग गया तो बोलेगा सर शंकर जी की तरह नहीं कर रहे हो आप, मजा नहीं आ रहा, नाम शंभू है लेकिन आप, हाँ वो ऐसे कमर पे हाथ रखे, हाथ पे हाथ रखे, ऐसे 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 ऐसे, तो वो वाला जो आप मजा नहीं आ रहा, शंकर जी वाला नहीं कर रहे हो आप, नाम शंभू है तो वैसे करके दिखाओ आप। तो आप, मैं जो कर रहा हूं, समझो बात, मैं जो कर रहा हूं इसमें अगर कुछ गलती कर रहा हूं तो ये मेरा ड्रॉबैक्स है, दोष है। आप गुण और दोष की बात करते हो ना, ये पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ऐसे चाहे उनके दोष, गुण और दोष की बात करते हो ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज और ड्रॉबैक्स की बात करते हो तो वो अलग मैटर है। मैं जो कर रहा हूं उसमें जो कमी है वो तो ड्रॉबैक्स है, लेकिन मैं इतना ही कर रहा हूं, ये क्या है? ये लिमिटेशन है। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये समझना पड़ेगा आपको। नहीं तो कल हो गया तो मेरे अंदर आप हजारों दोष निकाल सकते हो, सर आप डांस नहीं करते हो, सर आप गीत नहीं गाते हो, सर आप बांसुरी नहीं बजाते हो, हाँ कि ना सर आप, हाँ सर आप गुल्ली डंडा नहीं खेलते हो, सर आप नदी में नहीं नहाते हो, क्या चल रहा है ये? हाँ सर आप छत से नहीं कूदते हो, जो भी है, तुम आठ वाट का इतना सारा दोष निकाल दोगे मेरे अंदर, तो भैया ये दोष नहीं है, ये सब मेरे ये दोष है ही नहीं, मेरे लिमिटेशन है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हाँ, अब ये बात समझो, ये बात समझो कि अगर कोई दूसरा टीचर आता है और मैं जितना कर रहा हूं, मैं जितना कर रहा हूं, इतना करने के साथ साथ वो कुछ और कर पाए, तो ये जो है सो कि क्या हो जाएगा, मतलब वो मेरे से कर पाया तो साबित कर देगा कि लिमिटेशन है। टीचिंग फील्ड मैंने एक लिमिट तक करके रखा था, उसके बाद उसने आगे बढ़ाया। जैसे कोई टीचर है और वो आपको पढ़ाने के साथ साथ एंटरटेन भी करे, एक अच्छा कॉमेडियन भी हो, एक अच्छा शिक्षक भी हो, हालांकि शिक्षक को एक अच्छा कॉमेडियन होना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये बात। खैर वापस आते हैं, ज्यादा कॉमेडी करने के चक्कर में कभी कभी पढ़ाई ही खराब हो जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वापस आओ, तो लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स जो वर्ड है इनका मतलब समझ में आया? अरे बोलो है ना? तो दोनों को सेम मत समझना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे भी रासायनिक समीकरण की सीमाएं, दोष नहीं लिखेंगे, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो क्या सीमाएं हैं, मतलब क्या इंफॉर्मेशन नहीं देता है वो, क्या गलती नहीं बता रहा हूँ, क्या क्या देता है वो तो हमको पता चल गया, क्या क्या उसके लाभ है वही पता चल गया, वही चीज है। लेकिन हम लोगों का कि क्या नहीं बताता है, कहां तक ही बता पाता है, क्या उसके लिमिटेशन है। पहला है, अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। मतलब आप जब कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसमें जो रिएक्टेंट है यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो अभिकारक है, और जो रिएक्शन के बाद प्रतिफल प्रोडक्ट बन रहा है, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। यहां मैं लिख रहा हूं कि HCl, यहां लिख रहा हूं NaOH, क्या लग रहा है आपको? देख के लग रहा है कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है? बता सकते हो आप कि कौन सी अवस्था में है ये? इसकी भौतिक अवस्था बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। तो क्या ये बात इसकी वीकनेस हो गई, कमजोरी हो गई, ये खराब है, ये दोष है इसका? नहीं, लिमिटेशन है कि भाई तुम इंफॉर्मेशन तो दे रहे हो कि क्या क्या मिलके क्या बनता है, कितना कितना मिलके कितना बनता है, तुम टाइम बचा रहे हो, मेरा समय बचा रहे हो, जगह बचा रहे हो, बहुत सारा हेल्प कर रहे हो, लेकिन जितना हेल्प कर रहे हो 5 कर रहे हो, 5 ही कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम और मेरे को कुछ एडवांटेज देते, कुछ और लाभ देते, लेकिन वो तुम दे नहीं पा रहे हो, तो ये तुम्हारे अंदर लिमिटेशन आ गई है, तुम्हारी सीमाएं हैं कि तुम इतना ही दे सकते हो मेरे को, इतना ही इंफॉर्मेशन समझा सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या नहीं पता चलता कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, पता ही नहीं चल रहा है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, जो प्रतिफल यहाँ पे बन रहा है, ये तो आपको रोज रोज के जीवन में देखते देखते पता चल गया है कि सर H2O आया, तो तुरंत आप ये बोल देते हो कि द्रव अवस्था में होगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जो H2O बन रहा हो द्रव अवस्था में हो। ठीक है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी कौन सी अवस्था में होता है? सुनाई दे रहा है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी गैसीय अवस्था में होता है। तो सोच के देखो कि अगर रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हो रहा हो तो ये वाष्प होगा। अरे बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? तो आप देख करके लग रहा होता है कि हमेशा लिक्विड फेज में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खैर जनरली ये लिक्विड फेज में ही मिलता है, तो उससे मतलब ये नहीं है कि आपको पता है इसलिए आप बोल रहे हो कि हाँ हमको तो पता है। तो कितना सारा चीज के बारे में बताया, फिर इसके बारे में बताओ, फिर इसके बारे में बताओ, फिर इसके बारे में बताओ, और कितना याद रखोगे? क्या हर सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट आप याद करके रखोगे?
अरबों खरबों जैसों की सब्सटेंस हमारे पास, अरबों खरबों कंपाउंड है, क्या करेंगे हम? सबका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था याद रखेंगे कि इसका ठोस होता है, इसका द्रव होता है, इसका जिंदगी खत्म हो जाएगा यार। तो ये केमिकल इक्वेशन के अंदर जो हम लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके फिजिकल स्टेट के बारे में ये केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक सीमा है। इट मींस इट डज नॉट से, इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं बताता वेदर द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। मतलब ये इसका क्या मतलब है? फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताता, भौतिक अवस्था के बारे में नहीं बताता। इसका ये मतलब है कि कौन सा पदार्थ ठोस है, द्रव है, गैस है, इसके बारे में कोई जानकारी वो नहीं देता। तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा, ध्यान सुनना, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। मतलब कह रहा है कि रिएक्शन होने के बाद हमको इस बात की जानकारी मिलती ही नहीं है कि रिएक्शन हो गया तो वहां पे हीट निकला है कि हीट एब्जॉर्ब हुआ है। मतलब एटमॉस्फेयर से वो एनर्जी लेकर के अपने आप को एनर्जी एब्जॉर्ब किया है या एटमॉस्फेयर को एनर्जी दिया है, ऐसा पता ही नहीं चलता। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आप जब कराते हो तो प्रैक्टिकल देखते हो तो आपको फील हो जाता है। क्या फील हो जाता है कि आपने वो बताया था ना कि पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जो शुष्क चूना को डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और चूना उबलने लगता है, तो आपको लगता है अरे भाभी तो गर्म हो गया, इसमें से हीट निकल रहा है। पता चलता है कि नहीं चलता है? अरे बोलो है ना। तो वो प्रैक्टिकली कर रहे हो, लेकिन उसी चीज को जब बोर्ड पे आप ऐसे केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो क्या देख के लग रहा है यहाँ से आग उबल रहा है, यहाँ से हीट निकल रहा है? क्या देख के पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो केमिकल इक्वेशन हमें इस बात का भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है वहां से हमको हीट मिल रहा है या हमको हीट देना पड़ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये भी उसकी लिमिटेशन है भाई। यानी इसे कह सकते हो इट मींस डज नॉट से वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बार बार आएगा, आगे जब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी चीज को दूसरे फॉर्म में लिखने का तरीका है। तीसरा क्या इसका ये है, इट डज नॉट इंडिकेट द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, दैट इज इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मतलब ये रिएक्शंस के कंडीशन को भी इंडिकेट नहीं करता कि जैसे आप रिएक्शन करा रहे हो, अभी तो आप 10th में हो तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन सिलेबस भी आपका बड़ा वो बंधा हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैंने जितना आसानी से लिख दिया बोर्ड पे, समझो समझो कोई दिक्कत नहीं है। N2SO लिखा था, क्या बनाया था बताओ? NH3। क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस संपर्क में आते ही अमोनिया बना देंगे? हाइड्रोजन को दिख गया नाइट्रोजन, जैसे दोनों एक दूसरे के पास में नाइट्रोजन, हाँ हाँ क्या बात है, अमोनिया बनाएंगे, आओ आओ, कम हियर माय डियर। ऐसे करेंगे? वो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस अगर रिएक्ट करके N2O बनाता है, NO बनाता है, NO2 बनाता है, कई तरह के प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोजन के साथ, तो क्या लगता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जैसे ही आएंगे, बल्ले 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 आजा बनाते हैं मिलके, छल्ले छल्ले, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं हो सकता भाई। आप मुझे बताओ वातावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? बताओ। 78%। कितना है? 78% नाइट्रोजन गैस है, 78%, ऑलमोस्ट 80 के आसपास हो गया। ऑक्सीजन गैस कितना है? 21%, 21% है लगभग। ये बात समझ में आती? तो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में N2 भी है, O2 भी है। क्या लग रहा है कि N2O2 रिएक्शन करके सब N2O बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं, NO बना रहे हैं? इसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और भी होते हैं। अभी कब कौन सा बनेगा अभी इसके चक्कर में मत पड़ना, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को गौर करो। ये तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के इतने सारे प्रोडक्ट बनाता, तो क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिला, जैसे ही पास में देख के दोनों खुश, आजा नाइट्रोजन आजा ऑक्सीजन, बनाते हैं प्रोडक्ट, ये रहा। ऐसा थोड़ी ना होता होगा यार। क्या लग रहा है किसी से कुछ भी मिला तो रिएक्शन शुरू? नहीं। हमको पता है कि जब खीर बनाना होता है, खीर तस्मई बनाना होता है तो क्या करते हैं? चावल दूध को मिक्स करते हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि चावल ले लिया, दूध मिला दिया, तस्मई तैयार? बेटा गर्म करने पड़ेंगे तुमको उसे। बेटा चीनी में डालेंगे, रुक जा, तुम पूरा तस्मई के ही चक्कर में पड़ गए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये बात समझ आई आपको? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लग रहा है कि तस्मई अगर बनाना है तो दूध, चीनी, चावल जो भी है उसमें जो मटेरियल है सब मिला दिए और चला दिया, लीजिए तस्मई तैयार है, खींचिए, हो गया।
किसको चूल्हा पे चढ़ाना पड़ेगा, वो भी धीमी आंच पे पकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोयला का ताव एकदम धधक रहा है, धक्का चढ़ा दिए, क्या लगेगा, नीचे वाला कड़िया कड़िया तस्मई, ऊपर वाला हल्का हल्का उजर उजर, तो सामने वाला खाने वाले भी कहेगा आविष्कार किए हैं, कहा ये तस्मई बनाए, कोई रिसर्च किए थे आप, कैसा बनाया आप, समझा करो बात। तो आपको भी पता है कि वो जो खाना बनाना पड़ेगा, वो जो बनाना पड़ेगा, एक धीमी आंच पे पकाना पड़ेगा बढ़िया से, और कुछ टाइम तक चलाना पड़ेगा, तब जाकर बढ़िया से वो प्रतिफल तैयार होगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशन जरूरत है कि नहीं है, उसके लिए हीट की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। तो क्या लग रहा है, जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन पास में हो गया, क्या है, वो तो वही कहानी हो गई ना, कि जो एक हमारे समाज में चलता है, एक अरेंज मैरिज एक लव मैरिज। क्या लगता है कि लड़का लड़की देखे एक दूसरे को, शादी कर लेते, आजा, हो गया, खत्म। क्या लगता है हो जाएगा, अरे भैया लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, एटलीस्ट कम से कम आप मंदिर में तो जाते ही जाते हो, कोर्ट में जाते ही जाते हो, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करने ही करने पड़ेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, ये फिल्म थोड़ी है कि हाथ पकड़ा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, नहीं हो सकता ये सब। तो क्या लग रहा है कैसे हो जाएगा, नहीं, उसके लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एक खास तापमान चाहिए, खास प्रेशर चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। बहुत सारे से रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे से रिएक्शन होते हैं कि आप सही टेम्परेचर भी दे रहे हो, सही प्रेशर भी दे रहे हो, लेकिन रिएक्शन तब भी नहीं हो रहा है। उसके लिए किसी कैटालिस्ट की जरूरत है। कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक वो होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है, जनरली बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिएक्शन का जो रेट होता है, अभिक्रिया का जो दर होता है, मतलब कितना तेजी से होगा कितना स्लो होगा, उसको प्रभावित करने के लिए दिया जाता है। ये जिसका काम होता है वो कैटालिस्ट होता है। एग्जाम्पल एक समझाता हूँ, जैसे मान लो कि ये समझ लो कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है कि जैसे वो क्या बोलते हैं, आप घर पे हो और आपने कोई गलती करी है, और भयंकर गलती करी है, पिटाने वाली करी है, ठीक है, और वो मम्मी जो है सो कि तुम्हें डांट लगा रही है, पूरा पूरा एकदम, अब पूरा उल्टा सीधा बोले जा रही हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा नहीं हो, आप जो भी हो, लेकिन मम्मी आप पर कभी कोई बहुत क्रोधित हो जाए, अब पूरा एकदम अनाप शनाप आपको बोले जा रही हैं, अब आपको मिलने वाला है, तब मिलने वाला है एकदम, और आप बेचारे कोने में सटके हुए चुपचाप सुन रहे हैं, एकदम साइलेंट है आप कुछ नहीं, मतलब डीएक्स भी आप नहीं खिसक रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही आप फिक्स हैं। तो फिर क्या होगा सोच के देखो, अगर उस टाइम पे कोई कुछ नहीं आया तो मम्मी बोलते बोलते उनका क्रोध या तो गला थक जाएगा, मुंह थक जाएगा, बेचारी को एनर्जी कम, समझ रहे हो, प्यास व्यास लग जाएगा तो बेचारी पानी पीने निकल जाएंगी या किसी काम में व्यस्त हो जाएंगी, क्योंकि मम्मी को काम बहुत ज्यादा होता है, तो बेचारी वो आपको नहीं भी पीट सकती हैं। लेकिन सोच के देखो, मम्मी गुस्से में हो, बहुत डांट लगा रही हो, तब तक बीच में पिताजी एंट्री मार दें, ठीक, और वो बीच में बोल रहे तू तो हमेशा के लड़के डांटते रह लो, तब लड़के का क्या हाल है, वो पिटाई है कि ना पिटाई है, और पेट पिटाई है। जैसे कि मम्मी को सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना, प्रेम भी अपने पति से होता है और गुस्सा भी पति से होता है। जो आदमी जिससे ज्यादा प्रेम करता है ना, उसको पीटता ही बड़ी भयंकर है। तो कभी अगर वो अपने पति पे गुस्साती होंगे तो बेचारी हाथ तो उठा नहीं सकती, तो वो निकलेगा कहाँ। ये जो प्रोडक्ट तैयार किए गए रहते हैं, ये जो प्रतिफल हम लोग होते हैं, आई बात समझ में, ये किस लिए होते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इन्हीं पर एक दूसरे का गुस्सा निकालते हैं। पापा को जब मम्मी पे गुस्सा निकालना होता है तो किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं, मम्मी को जब गुस्सा पापा का पे निकालना होता है तो किसी बच्चे को पकड़ लेती है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट है ना, ये हम लोग इसीलिए तैयार किए गए हैं ताकि एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। तो ये ध्यान रखिए कि इनडायरेक्टली आपको पता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के बीच में जो रिलेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आई बात समझ में, आप बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं पिटा पिटा के। आई बात समझ में। तो कभी आप मम्मी पापा से पिटाएं तो इस बात का ध्यान रखें, हम जानते नहीं तू कहे मारता रू, तार खिसमरा पर नहीं खे ये और पापा, पापा कहीं पीट रहे हो पापा जी, तब समझाता नहीं रहूंगा कि खुश करता नहीं, तब गड़बड़ चलता है, ठीक बा। तो मतलब जो भी है तुम्हारी हाँ देखो पूरा एकदम। अच्छा क्या कर सकते हैं बताओ, जो अच्छी मतलब एक तरह का जो ठीक ठाक स्टैंडर्ड फैमिली में आमतौर पे क्या होता है बताओ, क्या एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या होता है आपकी मम्मी पापा को मार देंगे, पापा मम्मी मार, जनरली ये होता नहीं है, और बहुत रेयर केस में देखा जाता है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है लोअर लेवल पे, कि पति पत्नी पूरा एकदम कई ले जा रहे हैं, वो कर झोटा धके, वो कर धोती फाड़ रही है, उसका झोटा खींच रही है, ये चल रहा है। लेकिन एजुकेशन जहाँ पे बहुत वीक है, लेकिन बड़े लेवल पे ऐसा नहीं होता। तो बड़े लेवल पे क्या होता है, जो ठीक ठाक एजुकेटेड है
उसमें या तो बच्चे पिटते हैं, नहीं तो नहीं पिटे तो फिर अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग होती है तो काम बन जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो फिर तो भाई प्रोडक्ट को, ठीक है, भुगतना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो। तो वो जो मम्मी आपको डांट रही थी ना, सुनो ध्यान से, वो जो मम्मी आपको डांट रही थी और उसमें जो पिताजी आए, तो उन्होंने क्या किया, जो जो रिएक्शन जो रिएक्शन थोड़ा देर बाद होता, जो प्रोडक्ट थोड़ा देर बाद समझ में आता कि आप पिटाते, लेकिन पिताजी आए, उसमें थोड़ा सा वो कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया उन्होंने, और जैसे ही एक्स्ट्रा कुछ डाला तब तक मम्मी दे तावर आपको, दे पिटाई, तो तुरंत रिएक्शन हो गया। तो ये क्या है, कैटालिस्ट है। पिताजी आपके उत्प्रेरक बन गए, कैटालिस्ट बन गए, वो आए और रिएक्शन और फास्ट हो गया। जैसे ऐसी कहानी हुई कि हम क्या करते हैं, एक लकड़ी को जलाना चाहते हैं, अब वो लकड़ी बेचारा जल नहीं रहा है, वो जो कागज है, लकड़ी है, जो भी है, वो जल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, फटाक से एक किरासन तेल लाके डाल देते हैं, तो किरासन तेल क्या करता है, जला देता है। तो एक तरह का वो क्या हो गया, कैटालिस्ट हो गया। खैर, कैटालिस्ट अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है, एक अच्छा खासा ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। अभी उसके बारे में इतना आप नहीं जानते हो, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखो कि जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं हमारे आसपास के जीवन में, इसलिए मैंने वैसा एग्जाम्पल दिया, ज्यादा उसको पर्सनली मत ले लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, क्या ये बता रहा है कि किस टेम्परेचर पे ही बनेगा, नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है कि प्रेशर क्या चाहिए यहाँ पे, नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है कि इसमें कैटलिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे जब केमिकल इक्वेशन आप बनाते हो ना, कोई केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से दिखाते हो, रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक समीकरण से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये हमको इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि रिएक्शन होगा तो सही, लेकिन किस कंडीशन में होगा, क्या प्रेशर रहना चाहिए, क्या टेम्परेचर रहना चाहिए, क्या कंसंट्रेशन रहना चाहिए, ये मतलब कितना ज्यादा हो, ये कितना कम हो, इससे भी डिसाइड होता है, इससे भी डिसाइड होता है, इससे भी डिसाइड होता है। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, होता है ना कि आप कहोगे सर हमारे घर में खाना ज्यादा बना तो खाने का मन किया चाहे कम, ऐसा नहीं होता क्या कि खाना कभी अच्छा बन गया तो भूख नहीं हुई तो 2 रोटी खा लेते हो। ऐसा हुआ कि सोए हुए मम्मी आज हम ना खाएं, तब तक पता चला कि तुम्हारा फेवरेट कुछ बन गया, तो मम्मी कह रही है तुमको पता नहीं है क्या बना है, मतलब क्या बने ले बड़ू, तब चिकन, अरे अरे मम्मी ले आओ। आई बात समझ में। तो वो क्या हुआ, एक तरह का आप एक तरह से कंसंट्रेशन समझ लो। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो एक है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमने कंसंट्रेशन इतना हाई कर दिया, रिएक्शन शुरू हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो डिसाइड करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट, ये सब डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। इस केमिकल इक्वेशन हमको नहीं मिलता, तो ये सब क्या है, लिमिटेशन है। भैया हमको तुम बता रहे हो, अभी भी कह रहा हूँ, ये बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं दे रहा है। और इंसान की जो अपेक्षाएं हैं वो क्या है, अनंत है। ये पूरा हो गया तो ये भी बता दो, ये हो गया तो ये भी बता दो, ये हो गया तो ये भी बता दो, और जहां कुछ नहीं बता है इनका लगे बाग का, इनका लगे बाग का। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आप घर में देखिएगा, ऐसा होता है कि आपके घर से कोई आदमी आ रहा है विशेष दिन और कुछ लेके जा रहा है, फिर कोई आ रहा है कुछ लेके जा रहा है, एक दिन आप उसको सामान मत दीजिए, ओकरा ले कुछ बा हाला कोई लोग करे, पहले नहीं क्यों करा, वो खुदे बिलाल रहा लसन। सुन लीजिएगा, आप मिल जाएगा आपको स्टेटमेंट सुनने को। तो ये स्थिति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है लेकिन सब कुछ नहीं दे रहा है, तो ये उसका लिमिटेशन है, ये भी सीमा है। इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, ये भी नहीं बताता रिएक्शन तो हो रहा है, कितना तेजी हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, क्या लग रहा है। हमने ये जिस दिन रिएक्शन पहली बार लिखा था कि सोडियम को जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको लगता है यहाँ बोर्ड पे लिखने से पता चल जाएगा बहुत भयंकर रिएक्शन आई है और बहुत फास्ट होने वाला है, क्या लग रहा है ये, बता सकते हो क्या कि केमिकल इक्वेशन को देख के लग रहा है कि आग लग जाएगा और बहुत तेजी में होगा रिएक्शन, क्या लग रहा है देख के, नहीं लग रहा। तो केमिकल इक्वेशन ये भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा। अब देखो ये बताओ, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जो लोहे पर जंग लगता है, खिड़की पे लोहे का जो सामान होता है उसमें जो मूर्छा समझ बोलते हुआ जो जंग लगता है, क्या लगता है वो आपको, ये क्या बोलते हैं कि वो कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, आपको पता चल रहा है क्या। लेकिन आपको तो पता है कि जो रस्टिंग होती है, जंग लगने का जो प्रोसेस होता है बहुत देर से होता है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो वो क्या हो रहा है, देर से हो रहा है। सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, यहाँ जल्दी हो रहा है। तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा,
कौन सा धीमी गति से होगा, कौन तेज गति से होगा, इसके बारे में भी ये रासायनिक समीकरण कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है। तो ये जो है ये सब केमिकल इक्वेशंस के क्या है, लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। तो एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये दोनों बात ध्यान रखना। और ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बता दे रहा हूँ। अगर ये आएंगे तो सब्जेक्टिव में आएगा, या तो 3 नंबर का लिखने के लिए आएगा, नहीं तो 5 नंबर का लिखने के लिए आएगा, ध्यान रखना। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन जब बनता है ना एग्जाम में, बहुत हृदय प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है आदमी। आई बात समझ में? 5 को ऑब्जेक्टिव बनाओगे, वो सही से बनाओगे तो 5 नंबर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन सही से 5 नंबर बनाओगे तो 5 नंबर। 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन छोड़े तो 5 नंबर गया तुम्हारा, सीधे 5 नंबर गया। इसलिए बोल रहा हूँ, ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया कि आपको हर बात समझ में आ जाए। और जैसे लिख रहा हूँ टू द पॉइंट, वैसे ही इसको याद कर जाना, सुनाई दे रहा है? और एक चीज गौर कीजिएगा, जिस चीज को समझाने में मैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम दूंगा ना, वो आपको याद ही बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा बस यही करना होता है कि जब घर पे जाओ तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो। क्या कर लो? रिवाइज कर लो। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप फटाफट लिखते चलो, अपनी अपनी भाषा में लिखते चलो। रासायनिक समीकरण के लाभ, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना आप। हो गया क्या? तो बाकी हाथ उठाओ। ये ऊपर वाला पहला वाला हो गया है? चलो, तीसरा पॉइंट मैं ऊपर मिटा के लिख दूं क्या यहाँ पे? इंग्लिश वाला सब लोग कर लिए क्या तीनों? कोई बाकी है क्या? अच्छा बाकी है। क्या कह रहे हैं? द सेम केमिकल सिंबल आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, देयरफॉर साइंटिस्ट, ठीक। हम्म, हिंदी वाला मिटा दे? चलो इसी में से कुछ मिटा देते हैं, सही बात है, कुछ तो मिटा ही सकते हैं। ऊपर वाला तो हो ही गया होगा। तीसरा लिखना, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, पहले 2 पॉइंट लिखवाया मैंने, फिर ये तीसरा हो गया, दोनों हो गए, 3 तक कर लिया आपने, ठीक। तो ये एडवांटेज था, यानी क्या क्या हमको लाभ मिलता है रासायनिक समीकरण के, क्लियर हो गया, लिख भी लिया हमने, हो गया ना? आगे बढ़े। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। क्या आते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं जहाँ हीट निकलता है, और उष्माशोषी कहते हैं जहाँ पे हीट अवशोषित होता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है, लिया जाता है। पढ़ेंगे इसको, आगे पढ़ लेंगे वैसे। अच्छा खुद ही बताओ, लकड़ी का जलना एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? देख के तो नहीं लगता होगा, लेकिन है। लकड़ी में क्या होता है बताओ? कार्बन। लकड़ी किस चीज का बना है? लकड़ी क्या है? कार्बन ही है ना। अरे लकड़ी से ही तो कोयला बनता है। तो लकड़ी ये सब क्या है? लकड़ी, कागज, कपड़े, सब क्या है? कार्बन। तो कार्बन होते हैं। और जब तुम जलाते हो तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वातावरण में कौन सा होता है? ऑक्सीजन गैस। और यही अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? CO। तो ये सबको पता होता है कि C+O2 मिलकर CO2 बनाता है। लेकिन रोज लकड़ी जला रहे हो, रोज पेपर जला रहे हो, रोज गैस जला रहे हो, खाना बना रहे हो, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन है। आप जब गैस जलाते हो ना, तो गैस जलाते हो तो सुना होगा तुमने, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है, C4 एस्टेन। आगे जब कार्बन तथा यौगिक चौथा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ मिलेगा। तो ये जो C4 एस्टेन होता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। और
ये कुछ ऐसा बनाता है, एक CO2 बनता है और एक H2O बनता है, वाटर बनता है। तो ये यहाँ भी कार्बन जलता है, यहाँ भी कार्बन जलता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब आपको पता है ये बात या नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना पता है कि लकड़ी जलाते हैं तो ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा, आप लकड़ी जला के खाना बना लेते हो। तो ये चीज आपको पता है नहीं पता है, लेकिन ये समझो, अब सोच के बताओ कि जब आपको ये पता चल जाए, ये पता चल जाए कि कोई अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, मतलब ये चीज रिएक्ट करेगा तो वहां से हीट निकलेगा, और अगर ये पता चल जाए तो उस हीट का आप उपयोग कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अरे हाँ कि ना? ऐसी थोड़ी ना कोयला इंजन बना दिया गया और ट्रेन चलाया जाता था पहले। ये हमको पता है कि जब कार्बन जलता है तो हीट निकलता है, और हीट को हमने इस्तेमाल किया उस तरीके से, और ट्रेन चलती थी उसकी सहायता से। बोलो हाँ या ना? तो आप जानोगे कि कहाँ पे हीट निकल रहा है, कहाँ पे हीट हमको देना पड़ रहा है, तो इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आई बात समझ में? और बहुत सारे नुकसान से बच भी जाओगे। मान लो तुम रिएक्शन कराने चल दिए, ठीक है, पानी में तुमको चूना डाल के उसको गलाना है, और ये पता ही नहीं है कि वहां से उष्मा छिपी है, हीट निकलेगा, और तुम रख दिए प्लास्टिक के बर्तन में पानी, या उसमें डाल दिए चूना, क्या होगा? ये बात समझ में आया? ठीक है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उतना से ज्यादा अगर हीट हुआ तो वो तो मुसीबत में पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही ये बात जानते हैं कि यहाँ से उष्मा निकलता है, तो बाल्टी में रखते हैं, जो एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, हाँ या ना, थोड़ा सा सॉलिड लेते हैं, मतलब मेटालिक लेते हैं, मेटल का लेते हैं। तो ये चीज होता है, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि इन सब से हमको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिख दिए, रिएक्शन पता चल गया, ये मिलके ये बनाता है, तो सिर्फ उतना से नहीं होगा। ये सब अगर नहीं पता है तो ये सब लिमिटेशन है, ध्यान रखना। तीसरे लिमिटेशन पे आते हैं, सांद्रण। हाँ क्या? अच्छा, सांद्रण का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पे ना एक बर्तन लिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? पानी ले लिया मैंने, और इसमें आप नमक घुला रहे हो, NaCl डाल दिया आपने। क्या डाल दिया? तो मान लो कि तुम 1 चम्मच डाले इसके अंदर, तो 1 चम्मच जो इसके अंदर आके घुला ना, ये उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा, यही उसका सांद्रण कहलाएगा। कि 1 लीटर पानी, अगर मान लो कि पानी 1 लीटर है, तो 1 लीटर पानी में तुमने नमक को कितना घुलाया, ये उसका कंसंट्रेशन। अब और समझाता हूँ, जैसे मान लो 1 चम्मच और नमक डाल दो, तो हम कहेंगे सांद्रण बढ़ गया, सांद्रण बढ़ गया। पानी उतना ही है, नमक और डालते जा रहे हो तो सांद्रण और बढ़ गया। आई बात समझ में? तो जब कोई विलियन बनाते हो ना, जब कोई सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसमें जो चीज तुम घुला रहे हो, मिला रहे हो, तो कितना ज्यादा है, कितना कम है, या है कि नहीं है, ये उसका कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें नमक डाला, तो हमसे पूछे कि इसमें चीनी का सांद्रण कितना है? 0। चीनी का सांद्रण कितना है? 0। हमने चीनी तो मिलाया नहीं था। ये बात समझ में है? हमने पूछा कि अभी तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बता सकते हो कि 1 लीटर में मान लो कि हमने 10 ग्राम नमक डाल दिया, तो आप बोलोगे कि 10 ग्राम प्रति लीटर। क्या बोलोगे? 10 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 10 ग्राम। तो ये बात क्या है? ये सांद्रण है, ये कंसंट्रेशन है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ बोलिए। प्रेरक, उत्प्रेरक फिर से बताएं, कहाँ थे आप? उत्प्रेरक वैसे मुझे लगता है आगे कहीं लिखा जरूर होगा, मैंने नहीं लिखा है, कोई नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, घबराइए मत। लेकिन अभी समझाया था मैंने कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं। जो रिएक्शन थोड़ा टाइम में होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको होने में, वो और पहले हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि रिएक्शन हो रहा है, उसमें जाकर के बीच में बाधा उत्पन्न कर देंगी। जैसे कहीं आप लकड़ी जला रहे हो, किसी ने आके पानी फेंक दिया, क्या कर दिया? वो लकड़ी और तेज जलेगा, या जलने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये सब क्या है? कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। आई बात समझ में? नहीं समझ आया? तो जो चीज हो रहा है, अब जैसे मान लो हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, कोई बीच में एंट्री मार के अचानक से बोलने लगे, कुछ हम लोग को परेशान करने लगे, तो क्या है? प्रेरक है। आके प्रभावित कर दिया हमारे रेट को, जितने स्पीड से पढ़ाई कर रहे हो उसको डिस्टर्ब कर दिया। वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। या कुछ ऐसा हुआ
कि अचानक से आप सबके अंदर दैवीय शक्ति आ गया, देवताओं वाली शक्ति आ गई, और मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है, जो बोल रहा हूँ सब अभी कभी याद हो जा रहा है। सर आप कितना फास्ट बोल सकते हो, बोल के दिखाओ, हम लोग सब सुना देंगे 1 मिनट। कुछ दैवीय शक्ति आ गया, जो बोल रहा हूँ, किताब पलट रहे हो सब, वो क्रिस 3 देखा है, किताब पलट रहे हो सब याद, किताब पलट रहे हो सब याद, ऐसा वाला हाल हो गया आपका। देखो मैं थोड़ा सा साइड में बात करता हूँ, तुम लोग पूरे चले जाते हो पूरे साइड में। हाँ तुम लोग खाली उसको समझो और फिर वहां से निकल के वापस पढ़ाई पे वापस आ जाओ। मेरे कहने का मतलब कुछ दैवीय शक्ति आ गया तो मैंने पढ़ाने की स्पीड बढ़ा दिया, बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाने लगा, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो क्या है, जो दैवीय शक्ति जिसकी वजह से भी आया वो क्या था, कैटलिस्ट था। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या दिया जाए, एग्जाम्पल तो आसपास बहुत सारे हैं, उसको ऐसे ही समझो, अभी रिएक्शन लिख करके समझाऊंगा तो फिर दिक्कत होगा, तुम्हें रहने दो उसको। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसका लिख लो, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो। यह यानी कौन, रासायनिक समीकरण, यह अभिक्रिया, क्या अणु परमाणु, तबीयत तुम्हारा खराब है लग रहा है, बहुत शांत है तुम। चल हो गया, भैया लोग हो गया, दीदी लोग सबका कंप्लीट, किसी को कोई समस्या? चलो, पढ़ाई समझ में आ रहा है? कोई है जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है? ये दुगौड़ी छूटल है जी। ये तो कंप्लीट कर ही देना चाहिए था। चलो लिखो, पहले लिखे तो फिर समझा देते हैं। 5वां लिखना, कुछ अभिक्रियाएं विस्फोटक होती हैं, हाँ कि ना? विस्फोटक होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं विस्फोटक होती हैं। जिसका जिसकी सूचना जिसकी सूचना रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता है। सही बात है कि नहीं है? जिसकी सूचना रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता है, नहीं मिलती है। इसकी सूचना रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती। और छठा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लिखने से ही समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कि इस पे समझाने का वो ये करना है। It does not say anything about the actual amount of the reactants consumed or products formed. It gives only the ratio. It does not say anything about the actual amount of the reactants consumed or products formed. It gives only the ratio. मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अभी आप ना ही लिखो तो बेहतर है। सुनाई दिया? सुनाई दे रहा है? हाँ, क्योंकि ये बात आपको समझाने के लिए मुझे पता लगा कि 1 घंटे का पूरा क्लास और लगाना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। और एग्जाम में अगर सीमा पूछ रहा है तो अगर आप 5 लिख के आते हो तो फिर आपका बल्ले बल्ले है। आई बात समझ में? ये पांचों आप कर लोगे, पांचों याद रहेगा ना? तो क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशन याद हो जाएगा, कर लोगे ना? कोई दिक्कत? देखो, अगला है हमारा हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं, रासायनिक समीकरण जो होते हैं, इसको और अधिक इन्फॉर्मेशन हमको वो दे, और अच्छे मतलब बहुत सारी सूचनाएं हमको दे दे कि उसको जो है सो कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जो जो उसमें वीकनेस था कि वो फेज को नहीं बताता, हीट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और 6 प्रेसिपिटेट बन रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो केमिकल
रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से, रासायनिक समीकरण से, तो बहुत कुछ ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं देता। तो उसको सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे केमिकल इक्वेशन से कभी पता नहीं चलेगा कि कोई अभिक्रिया विस्फोटक है या नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। आई बात समझ में? वो है कि आप जब करेंगे एक रिएक्शन करवाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ और भी आप तरीके अपना करके उस रासायनिक समीकरण से और सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो छोटा छोटा बात है, हम लोग बस ऐड करते जाते हैं और उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलते जाता है। जैसे जब हम अगर यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, और वो समीकरण कुछ ऐसा है, जैसे आप मान लो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ Na प्लस Cl2, और ये बना रहा है कौन सा, NaCl। तो यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन ठोस है, कौन द्रव अवस्था में है, कौन गैसीय अवस्था में है। तो इस इक्वेशन से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ अप्लाई करके, कुछ जोड़ करके इस चीज़ को बता सकते हैं। जैसे यहाँ सोडियम है, तो अगर ये सॉलिड है तो ब्रैकेट में छोटा s लिख दें यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्लोरीन गैस है तो ब्रैकेट में हम लोग G लिख दें। और रिएक्शन के बाद NaCl सॉलिड बना है, ठोस बना है, तो फिर ब्रैकेट में क्या लिख दें। तो हमने इसको क्या बना दिया, इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। मतलब ऐसे अगर कोई हमको लिख के देता तो हम इस सिंबल को देख करके बता देते कि ये ठोस है, ये गैसियस अवस्था में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ठोस अवस्था में बन रहा है। आई बात समझ में? तो इन सब का प्रयोग करके हम लोग जैसे कि इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर केमिकल इक्वेशन में ये पहले से ही दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमको धीरे धीरे मतलब लिखते 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 ये बात समझ में आने लगता है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है। अब आप जानते हो, रोज देखते हो कि ये जिक्र होता है कि जो ऑक्सीजन है O2, वो कौन सी अवस्था में है, गैस है। तभी तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ खींचे जा रहे हो आप, हाँ कि ना। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, गैसीय अवस्था में। तो आपको जब ये बात समझ में आ जाती है तो आप क्या लिखने लगते हो, जैसे ही आप रिएक्शन लिखते हो, ऐसे जैसे मैंने बोला पानी का रिएक्शन लिखो, तो अब आपको ये बात पता है कि हाइड्रोजन भी गैस होता है, तो आप ऐसे लिखते हो, H2 ब्रैकेट में G लिख देते हो, O2 ब्रैकेट में आप G लिख देते हो। लेकिन पता है आपको कि जब ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, ये द्रव अवस्था में होता है, तो आप यहाँ पे L लिख देते हो। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये कुछ तरीके हैं जिसको ऐड करके, जोड़ करके केमिकल इक्वेशन के साथ उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, वो और सारा इंफॉर्मेशन हमको दे सकता है। तो क्या तरीका है, तो सॉलिड होगा तो उसके लिए S लगाएंगे, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ध्यान हो तो। लिक्विड के लिए L, गैस के लिए स्मॉल g, ये सब स्मॉल है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन इन वाटर, अगर पानी में कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, पानी में कोई विलयन तैयार कर रहे हो, जैसे पानी आपने नमक डाल दिया, तो उसके लिए ब्रैकेट में AQ लिखते हैं, इसको एक्वस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्वस, या जलीय पढ़ो। क्या पढ़ोगे, हिंदी में उसी को जलीय कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं गैस अगर निकल रहा है तो तीर का चिन्ह ऊपर लगाते हैं, ये भी बताया था, याद करो। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, जो और शेप बोले थे कि थोड़ा दही जैसा जो सॉलिड बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट होता है जो, तो उसके लिए क्या दिखाते हैं, तीर का चिन्ह नीचे दिखाते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको ऐड करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और ज़्यादा सूचना प्राप्त करने हेतु ये बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो आप इसको हेडिंग लगाइए और ये सारे चीज़ लिख लीजिए कि किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए क्या लगाते हैं, ये लिख लीजिए आप। हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब लिखिए इसको, हेडिंग में बोल दीजिए, मतलब क्या हिंदी में कर दीजिए, बात तो यही है। हो गया सर? हाँ, ये कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट कौन से शेड में बन रहा है, सॉलिड गैस। CO2 तो ऐसे गैस है तो G लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है तो यहाँ S लिख सकते हो। ब्रैकेट में लिख लेना बगल में, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जगह नहीं है तो। ये आपका सॉलिड ही है। वो भाई साहब पूछ रहे हैं कैसे पता चलेगा सर ये सॉलिड है ये गैस है,
तो ये मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, अदरवाइज इक्वेशन में नहीं दिया हो, इक्वेशन में नहीं दिया हो तो नहीं पता चलेगा। आई बात समझ में? शुरुआती में तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, या गैसियस फेज में है। आई बात समझ में? तो इस बात से आप परेशान ज़्यादा ना हो कि हाँ ठीक है, स्टेट लिखने के लिए नहीं आएगा, उसको खुद नहीं पता होता है तो वो लिखेगा नहीं, आपसे क्या पूछेगा। आई बात समझ में? जैसे ये पहले ही, अब देखो रोजमर्रा की लाइफ में अब ये लिखते लिखते आपको पता चल गया कि नहीं कि ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, वैसे ही हो जाता है। आई बात समझ में? अब जैसे हम पूछे कि सोडियम के नाभिक में क्या गो प्रोटॉन होता है, सोडियम के नाभिक में क्या गो प्रोटॉन होता है? हाँ, परमाणु संख्या सोडियम का कितना होता है? तो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या ही ना परमाणु संख्या कहलाते। तुम ना ढेर पढ़ ले रही है, तुम्हारा दिमाग हैंग कर रहा है, सिस्टम पे ज़्यादा लोड मत दो तुम, ठीक है? हाँ, उसको बचा के रखो, काम आएगा, ठीक है? दिमाग तुम अपना सेफ रखो। तो मैं क्या कह रहा था, सुन रहे हैं आप? कि तो ये बात आपको कैसे पता? क्या आप उसके नाभिक में घुस के गिनने गए थे? हमको बताइए ना। नहीं गए थे ना गिनने आप? नहीं, किसी ने नहीं गिना, उसके तरीके होते हैं। ना वैज्ञानिक गिने हैं, ना हम, ना आप, कोई नहीं, ना गिनते हैं ना गिनेंगे। उसके तरीके होते हैं भाई साहब। सुनाई दे रहा है? तो आप समझा करो बात। अब ये मैं समझाने के लिए कह सकता हूँ कि आपको ये पता होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु तो उदासीन होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया, क्योंकि वो ऑर्बिट में होते हैं, इससे पता चल जाता है कि प्रोटॉन नाभिक में कितना होगा। तो खैर, जो भी है आप समझा करो बात। ये किसी को नहीं पता होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो यकीन, अब मैं जिनसे पढ़ा, मेरे टीचर जिनसे पढ़े, मेरा प्रोफेसर जिनसे पढ़ा, वो सब यकीन करते आ रहे हैं कि सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 को प्रोटॉन होता है। आप भी कर रहे हो, है कि नहीं? कल को पता चल जाए कि जो आप ये डेफिनेशन पढ़े हो वो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज है, जब प्रोटॉन 11 होता ही नहीं सोडियम, तो फिर क्या होगा? फिर तो गलत ही होगा। तो आधी जनता तो गलत ही पढ़ रही है, गलत ही सीख रही है। ये अभी का डिस्कशन नहीं, अभी डिस्कशन ही सब करोगे ना तो पहली बात कि तुम 10th की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, दूसरी बात तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पागलपन वाला बात है। हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हो ना उसमें बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? ऐसा नहीं आपके छोटे बहुत सारे सवाल ऐसे अभी खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये उत्सुकता बना के रखना, जिस दिन 12th क्रॉस करोगे, पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर करो, पढ़ते पढ़ते सामने जो टीचर्स जब भी रहेंगे उनसे सवाल ऐसे ही करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ तुम ही आविष्कार कर दोगे नया। होगा, एकदम होगा ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है? तो ये बस उत्सुकता बना के रखना, इसको मरने मत देना। और हाँ, मैं जवाब ऑथेंटिक मिलना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी कैसे पता चलेगा? गजब वाल है, मेरे सामने ही कोई ला के रिएक्शन लिख दे और वो खरबो रिएक्शन है, कोई उसमें से एक ला के रिएक्शन लिख दे, अब मेरे से मुझे बताइए कौन से अवस्था में हम पदार्थ को आज तक देखो नहीं किए हैं। कैसे पता चलेगा? देख के थोड़ी बता सकते हैं सॉलिड है लिक्विड है गैस है, नहीं पता चलेगा भाई। आप क्या, मैं क्या, आप छोड़ दो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक गलत फहमी सबको होती है, पता है वो क्या? कि जो सामने वाला टीचर है ना वो सब कुछ जानता है। आई बात समझ में? और यहाँ वाला जो आदमी होता है, जो शिक्षक होता है, वो सामने वाला को सच में बेवकूफ भी समझता है कि सामने वाला को कुछ भी नहीं आता है। ये बड़ा लोगों को समझदारी होती है, और सामने वाला ये बात समझता है। तो ये बड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फैक्ट बात ये मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान ना तो सब कुछ जानता है, ना कभी जान पाएगा। हकीकत यही है। आपको क्या लगता है कि साइंस सिर्फ न्यूटन की वजह से आगे बढ़ गया? अरे न्यूटन ने दी है, अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी, बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन क्या सारी चीजें उन्होंने बताई हैं? आप सिर्फ विज्ञान में सिर्फ उन्हीं का नाम पढ़ते हो, हजारों साइंटिस्ट है भाई जिनका नाम आप जानते हो, पढ़ते हो, डिस्कशन करते हो, है कि नहीं? अरे आता है कि नहीं आता है? गैलीलियो अपने काम के लिए फेमस है, तो न्यूटन अपने काम के लिए फेमस है, फैराडे अपने काम के लिए फेमस है, एम्पियर अपने काम के लिए फेमस है, मैक्सवेल अपने काम के लिए फेमस है, और नाम बताऊं, आइंस्टीन अपने नाम के लिए फेमस है। हाँ, क्या? हाँ, पास्कल, लाप्लास, बहुत सारे हैं, लेओजियर, डोब्रेनर,
न्यूलैंड्स, मेंडलीव, कितने सारे नाम रखो तो रखते चले जाओ। गूगल सर्च कर लो, हाउ मेनी साइंटिस्ट आर इन देयर साइंस, इन आवर साइंस। अपने विज्ञान में कितने सारे वैज्ञानिकों का भी नाम आ चुका है, वो कर लो सर्च, पता चल जाएगा क्या लिस्ट निकल के आ रही है, खत्म ही नहीं होगा। आई बात समझ में? और सबका कुछ ना कुछ योगदान है। अब मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो? तो क्या लग रहा है? अच्छा, ये तो मैं सिर्फ विज्ञान के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ। अभी भाषा वैज्ञानिक छोड़ दो, तो फिर तो उसके अंदर जो भाषा के लोग जानकार हैं, उनके नाम अगर जोड़ने लगो तो फिर तो बहुत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये नहीं है कि जो है सो कि इक्का दुक्का लोगों ने ये सब किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये सब किया हुआ है। आगे बढ़े क्या? पढ़ लेते हैं 10th वाला सिलेबस पढ़ लेते हैं, ठीक है? नहीं तो सारा तुम्हारा ग्रेजुएशन और मास्टर इधर ही हो जाएगा। हाँ, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, सब कुछ जानते। ये गलत फहमी मत पालना, ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये गलत फहमी नहीं पालना चाहिए कि सामने वाला जो है वो सब जानता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, आपके रेस्पेक्ट में वो अधिक जानता है, आपके रेस्पेक्ट में वो अधिक चीज़ों को समझता है, इसलिए आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, ठीक है? लेकिन सब कुछ नहीं जानता। और हकीकत यही है कि जब उसको लगे कि इस बात का जवाब नहीं है, मतलब हकीकत ये होना चाहिए कि उसको ये बात पता लग चले कि बच्चा जो मेरे से सवाल पूछ रहा है इसके बारे में हम अच्छे से नहीं जानते, तो उसका आंसर ना करे और स्पष्ट बोले कि मुझे नहीं पता है, आगे कभी पढ़ूंगा, डिस्कशन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कई सारे शिक्षक क्या करते हैं, वो सच में बेवकूफ़ बना देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम उनको नहीं, सब पढ़ना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए, ये सब करके उसकी जो उत्सुकता होती है ना, उसको मार दी जाती है, फिर वो बच्चा दूसरी बार सवाल ही नहीं पूछता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी उत्सुकता को बना के रखो। इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ से आगे निकलोगे, 11th-12th पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको खुद समझ में आएगा सर इसका आंसर ऐसे क्यों दे रहे हो, ठीक है? तो 10th की सिलेबस है, आपका बोर्ड है, एग्जाम है, तो जैसे जैसे आपको सीढ़ी चढ़ने चाहिए ना, वैसे ही आपको चढ़ाया जा रहा है। अभी मैं ही बहुत सारा चीज़ पढ़ाता हूँ, उसमें लगता है कि यहाँ पे ऐसे बता देना चाहिए, लेकिन फिर लगता है कि अभी ऐसे बताऊंगा तो आपके मन में बहुत सारा सवाल आ जाएगा और उसका जवाब मैं दूंगा तो हम लोग भटक जाएंगे सिलेबस से, टाइम पे पूरा ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या करता है आदमी कि सबको समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग तरीका अपनाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जितना आपको जानना चाहिए से ज़्यादा ही बताता हूँ। तो वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक ये मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो ये पढ़ा चुका हूँ, अगर सही से देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आपको देख के भले लग रहा हो ये टॉपिक अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन, मेरी प्यारी जनता ध्यान से सुनना, तभी वोट गिराओगे, चुनाव में जीतेंगे हम लोग, तो ध्यान से सुनो। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिकारक और प्रतिफल में, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ, अगर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है तो बैलेंस है। अभी तक तो आप खूब कर चुके हो सब काम। जैसे यही वाला हम लोग ले लेते हैं, H2 + O2 क्या बना? H2O। ये बैलेंस है क्या? नहीं है, तो बैलेंस करते थे हम लोग। तो याद है आपको, यहाँ 2 लगा के यहाँ 2 लगा के बैलेंस करते थे। अब हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर कितना है, इधर भी तो 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। एक दिन प्रैक्टिस भी कराए थे कैसे निकालते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, बस आपको ये डेफिनेशन लिखना बाकी है। ये अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, ये प्रतिफल यानी प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के जितने एटम हैं, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के उतने ही एटम होने चाहिए। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के जितने एटम हैं, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के उतने ही एटम होना चाहिए। अगर कोई दूसरा रिएक्शन होता, उसमें सोडियम है, क्लोरीन है, तो उधर सोडियम क्लोरीन जितना हो, इधर भी सोडियम क्लोरीन उतना हो। कोई मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट में, अभिकारक में जितना मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में, प्रतिफल में उतना ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन होना चाहिए। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मुझे लगता है कि ये कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है इसका डेफिनेशन। हाँ, अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो मैं 2 मेथड की बात करूंगा, तो पहले तो इसको अभी बाद में लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सुन के ही लग रहा होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको तो और हम जानते हैं अच्छे से कि इधर कुछ अलग हो जाए, इधर कुछ अलग हो जाए। जैसे वो H2 वाली कहानी में ही जब हम 2-2 नहीं लगाते हो तो वो क्या रहता है? असंतुलित रहता है, अनबैलेंस रहता है।
तो आपसे पूछा जाए एज ए डेफिनेशन, तो मैं यही कहता हूँ आप ध्यान से सुनो और खुद से मन में सोचो कि बोलेंगे क्या, फिर उसी को लिख दो, वही डेफिनेशन बन जाता है। नहीं तो मैं लिखवाऊंगा तो वो भी ठीक है, बेस्ट लिखवाऊंगा, लेकिन आप रट्टा मार मार के याद करोगे तो नहीं मजा आएगा। सोचो आराम से क्या बोला जा रहा है। मतलब रासायनिक, वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा प्रतिफल में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो किसी भी चीज को सोच के बोलो। आई बात समझ में? ठीक है। एक होता है ना कि आप जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो बचपन में याद करो, घर पे कोई ऐसा होता था, शिक्षक या ट्यूशन वाले टीचर या पेरेंट्स कोई हैं जिन्होंने एक आपको वो लिख दिया, भाषण लिख दिया, और उस भाषण को आप क्या करते हो, याद करते हो, और कल जाकर के माइक पर एकदम हू बहू एकदम डिलीवर कर देते हो, ये लीजिए, है कि नहीं? और जब बोलते हो तो चुप, बीच में रोकते नहीं हो आप, कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप, सब एकदम लाइन से, हाँ या ना? हाँ, सांस भी नहीं लेते हो, क्या बात है। तो सांस में नहीं लेते हो आप, तो ये जो चीज है ना, बड़ा ये चिंतनीय है कि आप उस टाइम बच्चे होते हो, आपको अच्छा दिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, या आपको जैसे कि आपके लिए एक पेरेंट्स को अच्छा लगे, टीचर्स को अच्छा लगे, अरे इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा स्पीच दे रहा है, इतना अच्छा से दे रहा है, तो वो चीज नहीं है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको ये समझदारी आनी चाहिए, क्या कि आप खड़े होके आराम आराम से बोले, अपनी बात को रखे, सोच सोच के बोले कि हम जो बोल रहे हैं वो रट के आ रहे हैं या सच में फील कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। क्योंकि आराम आराम से बोलोगे तो मन की बात बोलोगे, और अगर जल्दी जल्दी बोलो तो रटा हुआ बात बोलोगे, फिर वो ना तो आपको मजा आएगा ना सामने वाला ध्यान से सुनेगा। क्या होता है, गौर से देखते हो, जब छोटा बच्चा स्पीच दे रहा होता है बहुत कम लोग सुनते हैं, बाकी लोग इग्नोर मार रहे होते हैं। अब बच्चा भी धूप में परेशान है, उसका देह जल रहा है, भाषण चल रहा है, बंद करना होगा, चला हटाने, ये चीजें होती हैं। अब सराउंडिंग में या उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत कम पड़ता है, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो है सो कि ये होता है कि अगर आप चीज़ों को समझ के बोलते हो ना, ध्यान से बोलते हो, सामने वाला वो भी आराम से सुनता है, ध्यान सुनता है, तो गुणता है बात को कि आप बोल क्या रहे हो, आप में कुछ कमी निकाल सकता है कि आप ये गलत बोले हो, फटाफट बोले जा रहे हो, उसको भी नहीं सुना समझ में आया कि तुम गलत सही क्या बोले, तुम जो बोल रहे हो तुमको भी नहीं समझ में आया गलत सही क्या बोले। इसलिए इसलिए वही बच्चे जो बेहतर लिखते हैं या बेहतर आगे चल के बनते हैं, जो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और खुद से डिलीवर करने का, नहीं पढ़ो सीखो लिखो देखो एक बार ठीक है, लेकिन इसको अपने टर्म में अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो, वही बेहतर है आपके लिए। तो खैर, बैलेंस अनबैलेंस, क्योंकि ये सब डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आप जो ये 3 लाइन लिखा मैंने तो 3 लाइन रट्टा मार जाओ, तो ये नहीं करना, अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट करो, अपने हिसाब से बोलो। तो खैर, अ केमिकल इक्वेशन which has not equal number of atoms of each element in the reactants and product, बराबर नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक टाइप का जो एलिमेंट है, इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बहुत सरल सरल डेफिनेशन है, आसान आसान है। उसके बाद है कि बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस मेथड फर्स्ट, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो अनबैलेंस इक्वेशन जो होगा उसको बैलेंस कैसे करोगे, कैसे संतुलित करते हैं, तो पहला मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा जो है हम लोगों का ABCD मेथड। कौन सा है बोलो? तो हाँ, एनीबॉडी कैन डांस, वो वाला मूवी का नाम नहीं है ये कि कोई भी डांस कर सकता है। तो ABCD मेथड में हम लोग सीखेंगे, ये एक ऐसा मेथड है जिसे सारे बच्चों को आ जाएगा और एग्जाम में आता है बैलेंस करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये अच्छे से सीख के जाना, क्योंकि कई जगह पर हिट एंड ट्रायल मेथड आपका जैसे कि फेल कर जाएगा, सोचते रह जाएंगे नहीं होगा, लेकिन ये वाला मेथड आपको बैलेंस करके दे देगा। तो ये अच्छे से सीखेंगे, तो जब इस पे आएंगे तो सीखेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं जितना पढ़े हैं, ये हो गया है ना? चलो इसको लिखना जरा। अच्छा, कई बार ऐसा होगा ना, कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन लिखे जाएंगे यहाँ पर जहाँ आपको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी बैलेंस होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और ये मैंने आपको बताया भी था एक बार। जैसे हाँ, एक बच्ची शायद बोल रही है ये वाला C+O2CO2, ऐसा कुछ, ठीक है। देख लो क्या इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है? बहुत सिंपल में तो यही हो गया। अगर एक और लिखना चाहते हो तो बोलो, बता दूं एक और? जनता क्या चाहती है, एक और बताया जाए? चलो, तो जनता की बात तो माननी पड़ेगी। देखो, अपने आप को जनता मानना, मगर मेरे को नेता मत कहना। C+O2 क्या बना? CO2। आगे बढ़े, अभी एक और रिएक्शन मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ लिख रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NaCl से। वैसे ये रिएक्शन पहले भी बता चुका हूँ, अगर सही से याद हो तो ये बनेगा NaNO3, क्या बनेगा बताओ?
और ये बनेगा AgCl। क्या बनेगा? देखो तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है या ऑलरेडी बैलेंस है? इधर सिल्वर कितना है? चांदी सिल्वर Ag1 है, इधर Ag नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन पूरा में देख लेना, आई नाइट्रोजन नहीं है पगला, सभी सोडियम है। हाँ, ऑक्सीजन कितना है? इधर कितना है? सोडियम इधर 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन इधर, इधर क्लोरीन। आई बात समझ में? चलो नोट कर लो, ये दोनों ऑलरेडी बैलेंस हैं, इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक चीज बताऊं, एक होता है समान, एक होता है सामान। सामान का मतलब होता है वस्तु जो आप बाजार से खरीद के लाते हो, या आसपास में जो चीज़ आपको दिखाई देती हैं। ध्यान रखना, कभी कभी ना, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़े हो हिंदी में, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। तो ये है समान, इक्वल जिसको इंग्लिश में कहते हो, और वो है सामान जिसको ऑब्जेक्ट कहते हो, वस्तु कहते हो। आई बात समझ में? तो कुछ कुछ यहाँ से सीख सकते हो, काम का बात बता रहा हूँ। परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, कॉमा क्या कहलाते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल बताओगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। हाँ बोलो बच्चे बोलो। Na प्लस ये वाला Na+Cl2, सर क्या लिख दो आप? NaCl। बढ़िया, अनबैलेंस है। और बोलो, बहुत अच्छे जा रहे हो। H2+O2H2O। और बताओ, क्या आप तो नहीं खे पता? और भी है? हाँ सही है, बोलो। Na+H2O क्या बनेगा बताओ? NaOH प्लस। देख लो ठीक से, ये अनबैलेंस नहीं है कि है? बोलो, अनबैलेंस है। हाइड्रोजन इसमें कितना दिख रहा है? 3। अरे इधर भी काउंट करना है, सब में देखना, इधर लिखो अभिकारकों में लिखा है, एक अभिकारक की बात नहीं चल रही है, एक प्रतिफल की बात नहीं चल रही है। जब मैं लिखता हूं ना तो उसमें बहुत सारे होते हैं वर्ड्स। ये देखो रिएक्टेंट्स प्लूरल है, प्रोडक्ट्स दिख रहा है, तो सब में काउंट करने होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो इधर इसको भी देखो, इसको भी देखो, इधर सबको देखो, तो सब में हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। इन सब में हाइड्रोजन देखो कितना है? 3। हो गया अनबैलेंस। कोई भी एक चीज अगर अनबैलेंस हुआ तो पूरा इक्वेशन अनबैलेंस माना जाएगा। सुनाई दे रहा है? पूरा इक्वेशन अनबैलेंस माना जाएगा। चलो तो ये 3 उदाहरण रहे जिसको आप लोगों ने ही बताया, मुझे तो आता ही नहीं है सब। जल्दी जल्दी करो। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये वाले वाला रिएक्शन करके ये बनाएगा? अच्छा, ये समस्या है एक। ठीक, ये आपको पता चल जाएगा जब आप पदार्थों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? हाँ, पदार्थों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो चीजें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं। आपके ये सवाल बहुत अच्छे हैं और इस सवाल पे काम होना चाहिए, और हम लोग करेंगे भी, ध्यान रखना। और खासकर तब करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस मेटल नॉन मेटल। आई बात समझ में? अगला चैप्टर केमिस्ट्री में कौन सा है बताओ? एसिड बेस, अम्ल क्षार एवं है ना, एसिड बेस सॉल्ट। तो वो पढ़ेंगे तो आधी कहानी समझ में आ जाएगी। और अगला चैप्टर मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे तो वहाँ लगभग कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो इसका हेडिंग लगाना सब लोग, इसके लिए हेडिंग लगा लो असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को
संतुलित करना, संतुलित करना। अभी हम लोग बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, जो अनबैलेंस होगा उसको बैलेंस करेंगे, तभी तो दुनिया बैलेंस रहेगी भैया। और कोई पूछे बैलेंस करना क्यों जरूरी है बताओ, तो क्या बोलोगे? बैलेंस करना इसलिए जरूरी है कि जितना रिएक्टेंट आप ले रहे हो उतना ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हाँ या ना? अरे बोलो, ये कैसा लगेगा कि आपने 10 ग्राम ए लिया, 30 ग्राम बी लिया, तो रिएक्शन करके जो बनना चाहिए वो 10 और 30 मिला के कितना होना चाहिए? 40 ग्राम। मान लो कि बन रहा है 17 ग्राम, तो बाकी का कहाँ गया? फिर तो गड़बड़ बात है, हाँ या ना? फिर तो वैसा हम रिएक्शन ही नहीं करवाएंगे, डर जाएंगे ना भाई, गलत बात है ये। तो इसका मतलब पदार्थ का नाश हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गायब हो रहा है। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने जो है सो कि 10 ग्राम लिया, 30 ग्राम बी लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया और 70 ग्राम बन गया, ये तो वो जादू की छड़ी वाला काम हो गया, हाँ या ना? अगर ऐसा होने लगे तो फिर ये ध्यान रखना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सुनाई दे रहा है आपको? तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी है कि जितना रिएक्टेंट रहे उतना ही क्या रहना चाहिए? प्रोडक्ट, वो दोनों बराबर दिखने चाहिए। खैर, मास के टर्म में बात कर रहा हूँ। तो मेथड फर्स्ट, पहला मेथड यानी पहला तरीका, इसको ये लिखना, इंग्लिश में ही हेडिंग लगाना, मेथड फर्स्ट हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसका मत कहना सर मातृभाषा में क्या बोलेंगे, तो हाँ, तो इसको मैं बोलूंगा मारो और ट्राई करो, ठीक है? तो हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी बोलना हो ऐसे ही बोलना, तो हेडिंग यही लगाना यहाँ पे, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली देख के उसको ऑब्जर्व करो, सोचो और वहां पे वैल्यू लगाओ, जैसे आप काम अभी तक करते आ रहे हो। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन ले रहा हूँ N2 और S2, और ये बना रहे हैं NH3। क्या बना रहा है बताओ? NH3। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभी ना मैं आपको कुछ यहाँ पे समझाने वाला हूँ, पहले देखो, सब लोग देखो, इधर देखो, अपना नाक तोड़ देंगे। देखो सब, दिख रहा है सब? देखो हम क्या कर दिए, वाह। सुनो, तो अभी जो है सो कि इसको मैं एक बॉक्स में डाल रहा हूँ। बॉक्स में डालना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाल क्यों रहा हूँ बता रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ। इसलिए मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ इन सब को, कि आप इसके अंदर कुछ मत करो, इसके साथ, इधर इसके साथ कुछ नहीं करना। अब आपको नंबर यूज करने हैं, फ्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन अभी आप इस्तेमाल करोगे तो बुरे फंसोगे, गलत रास्ते पे चले जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, जो भी नंबर प्रयोग करना, एक नहीं कर सकते, क्योंकि एक करने से कोई फायदा होगा नहीं। एक लगाओगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ऑलरेडी वहां पे एक है। तो 2 लगाना है, या फिर 3 या 4 या 5 या 6 या 7। माइनस में कभी वैल्यू पुट नहीं करना, जो भी लगाना है वो यहाँ लगाना है, इस स्थान पे लगाना है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। इसके साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं क्रिएट करना, इसके अंदर नहीं डालना, यहाँ डालना है। और ये कोई रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि बॉक्स में डालना ही जरूरी है, मैं इसलिए डाल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान लगे। तो जो नंबर लिखना है यहाँ लिखना है, जो लिखना है यहाँ लिखना है, जो लिखना है यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं कि मन किया हम तो सर ऊपर लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ इधर लिखेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हमेशा किधर करेंगे? लेफ्ट साइड। किधर करेंगे? आई बात समझ में? हाँ, जैसे लिखोगे लेफ्ट में तुम्हारा हो जाएगा राइट, मतलब लिखोगे अगर बाएं में तो होगा सही, ये राइट वाला सही मतलब। आई बात समझ में? यानी कि लिखा बाएं में हो गया दाहिना, नहीं, बाएं लिखोगे तो वो राइट होगा, मतलब सही होगा। समझ में आया? नहीं आ रहा है? अब वो डायलॉग सुने हो ना कि दिल होता है लेफ्ट में उसके, मगर उसके फैसले राइट होते हैं। वाह सर, क्या बात है। हाँ, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम बोलो, क्या बोल रही हो? वही तो बोला मैंने। तो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? हाँ लो, खुश, और बढ़े। चलो ध्यान देना इधर, N2 और S2 क्या बना रहा है मिल के बताओ? यही एक समस्या मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये कैसे बनेगा, यही क्यों बनेगा, ये हो सकता है परेशान करे आपको। लेकिन धीरे धीरे देख देख के अभ्यास करो कि N2 S2 रिएक्ट करता है तो NH3 बनता है। लेकिन
कुछ फेमस है, अब NaCl से मिलेगा तो NaCl ही बनेगा, उससे फिर दूसरा कुछ नहीं बन सकता। आई बात समझ में? नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो उसके ऑक्साइड्स ही बनेंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो ऐसा ही कुछ बनेगा। तो सिंपल सिंपल तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, 2 के जगह 3 रिएक्टेंट आ जाता है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। या रिएक्टेंट कुछ बड़ा आ गया तो वहाँ पे आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने पड़ते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझोगे, उसके गुण नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा, नहीं कर पाओगे। तो ये समय लगेगा, धीरे धीरे समय लगते लगते आएगा, अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि जब आप ट्रिगो पढ़े 8.4 तो सबने शुरू में कंप्लेन किया सीधे नहीं हो रहा है, प्रूफ करने ही नहीं आ रहा है। तो अभी तो आपको कुछ तो आता होगा, हाँ या ना? पूरा आता है तो आज आप कह पा रहे हो। लेकिन पिछले जब शुरू शुरू किया था हमने तो क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्या चल रहा है ये? 8.1 टू 8.3 सब बढ़िया से बन गया, 8.4 में सरा अटक गए, लूल हो गए हम। तो भैया घबराना नहीं चाहिए, धीरे धीरे विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपको आएगा। हाँ, पूरे समय तक ध्यान रखना पड़ेगा तभी जाके आएगा। तो N2 + H2 क्या बनाया? NH3। अब आपको क्या करना है? काउंट करना है। क्या करना है? तो इसके नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले चेक करो कि एक तरफ लिख दो अभिकारक, ओए क्या लिख दो, और एक तरफ क्या लिख दो? प्रतिफल। अरे अभी यहाँ पे पढ़ ही रहे हो बैलेंसिंग, तो उसको देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। तो एक तरफ अभिकारक लिख दिया हमने, एक तरफ क्या लिख दिया? प्रतिफल। अब ध्यान से सुनना, अब जितने भी यहाँ पे जितने टाइप के एटम है उनको लिखो, मतलब इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या और भी है? कुछ नहीं है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन अभिकारक में कितना है? लिख दो। प्रतिफल में कितना है? 1। आई बात समझ में? इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर कितना है? ये बात समझ में है? तो जो अभी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है उसके आधार पे आपने डेटा लिख दिया। अब क्या करना है? करना ये है कि अब देखो कि ये 2 है और ये 1 है, तो कैसे ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा? ये 1 है, ये 2 है, तो नाइट्रोजन इधर भी 2 हो जाए। अरे बोलो हाँ या ना? एक और चीज ध्यान रखना, बढ़ाना घटाना मत। क्या मत करना? ये नहीं कि जैसे यहाँ पे अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है और प्रतिफल में 1 है, तो सर एक काम करें, एकरो को एओ कर देते हैं। मतलब 2 वाले को 1 करके बराबर मत करना, 2 वाले को 1 करके बराबर मत करना। कर सकते हो लेकिन फिर उसके लिए फ्रैक्शन में नंबर जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में जाएगा तो फिर अभी आपको दिक्कत होगा। मैंने पहले ही बोला वैसे मत करना, तो आगे बढ़ना। तो मैं चाहूंगा कि अगर इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी कितना हो जाए? 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो, आप ध्यान से देखना आप क्या करने वाला हूँ। यहाँ जो आप ये लिख रहे हो, ये जो आपका यहाँ पे लिखा गया है N2 + H2, और ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है NH3, तो लगाना कहाँ था बताओ? यहाँ लगाना था, यहाँ लगाना था, यहाँ तो इधर 2 करना था, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। आई बात समझ में? जैसे ही एक नंबर लगाओगे वैसे ही फिर रुकोगे। ऐसा नहीं कुछ भी करना शुरू कर दिए तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर दिए, नहीं। इसके बाद क्या करोगे? फिर से टेबल तैयार करोगे। ध्यान से सुनो, समझो, फिर करना, घबरा के नहीं, ठीक है? फिर से क्या करोगे? इधर लिखोगे अभिकारक, मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ। इधर क्या करोगे? प्रतिफल। फिर वैसे ही करना है, इधर आ जाओ। इधर आपका जो जो टाइप का एलिमेंट है ना, जो तत्व है, कौन कौन है बताओ? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब ये जो आपने किया है इसके बाद बताओ अभिकारक में नाइट्रोजन कितना है, प्रतिफल में कितना है? उधर भी तो 2 हो गया, तो यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो। अब बताओ इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 6। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6। है समझ? तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब क्या करेंगे? अब दिमाग काम कर रहा होगा आपका। फिर से वो जो लिखा गया था पहले वैसे ही लिखेंगे, N2 + H2, और जो लगा के लिखे था वो लगा के लिखो 2NH3। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। अब सोचो कि ये क्या करेंगे? 3 से 3 से गुना करोगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 से लगा दो। आया समझ में? यहाँ नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ लगाना पड़ेगा। सही बात है, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, तो हाइड्रोजन को करना था तो 2 था, ये 3 से यहाँ रख दो। तो अब क्या करेंगे? फिर से यही कर्म करेंगे। क्या?
इधर लिखेंगे अभिकारक और एक तरफ क्या लिखेंगे, प्रतिफल। ऐसे कुछ सुनाई दिया। जब भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन देना एग्जाम में, जब भी बैलेंस करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दे, ऑब्जेक्टिव है, फिर इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। सीधे दिख रहा है बैलेंस है, चेक कर लो क्या क्या रखने से आएगा, वो वैल्यू पुट कर दो, आंसर खत्म। भरने के लिए आराम से कर दो, इतना नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन दे कि इसको बैलेंस करे और बगल में लिखा हो, नंबर देख लेना कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, कि ऐसे लिख के बनाना। सुनाई दिया? ऐसे लिख के बनाना। या इससे भी आसान एक मेथड बता रहा हूँ, ये तो डायरेक्टली सोचना है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन होगा और आगे चल के पता चलेगा कि ये इतना सरल नहीं है। आप बहुत चीज पढ़ोगे तब जाके ये डायरेक्टली कर सकते हो। ये तो इक्वेशन बहुत सिंपल है इसलिए आप कर पा रहे हो, इतना सिंपल ना हो तो फिर ये बड़ा टफ काम हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो एबीसीडी जो मेथड मैं बताऊंगा उससे आप कर देना, एग्जाम में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो आपके 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, बनाने के लिए दिया और ये दिया था क्वेश्चन, सीधे लगा दिया, सर ये लीजिए ना 2, ये लीजिए 3, बैलेंस। तो वो नहीं समझ पाएगा कि आपको प्रोसेस आता है कि नहीं आता है, या आपको जानते हो कि नहीं जानते हो। तो वो मार्क्स किस बेस पे देगा? 2 और 3 लगाने पे 3 नंबर दे देगा? आपको लग रहा है? नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि नंबर भी कैसे निकाले जाते हैं एग्जामिनर से, कैसे छुड़ाए जाते हैं, ये सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। हाँ, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी बात तो बता चुका हूँ कई बार। तो ये अभिकारक प्रतिफल, अब इसमें फिर लिखो यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन, क्या लिखो, हाइड्रोजन। तो अभिकारक में नाइट्रोजन कितना है, 2, इधर कितना है, हाइड्रोजन इधर 6, इधर कितना हो गया, 6। अब 2 सब बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिकारक में जितना है प्रतिफल में उतना ही है, यानी ये वाला रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ पे लिख देना ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आया समझ में? तो ऐसे करते हैं। तो मैं बस एक ही बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कोई टाइम पास करने का फायदा है नहीं इसमें, लेकिन एक करते कैसे हैं ये चीज़ आपको आना चाहिए। समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे, सुनो, यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन आपको दिए गए हैं जो अनबैलेंस हैं। ध्यान से देखो ये अनबैलेंस है कि नहीं है। इधर सोडियम 1 है, इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर, ये तो अनबैलेंस है। तो ये सब अनबैलेंस है, इन सबको आपको बैलेंस करके लाना है। ठीक है, सुनाई दिया? तो एक चीज और है, कई सारे बच्चे एक गलती करते हो, क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो लिखा क्या है, सोडियम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर रहा है तो ऐसा कुछ बना रहा है, Na2O बना रहा है। तो गलती क्या करेंगे कि उनको ये बात समझ में आ जाएगा कि बैलेंस कैसे करना है। तो सोडियम एगो है, इधर 2 गो है, तो यहाँ 2 लगा दो, इधर एगो है, इधर 2 गो है, तो यहाँ 2 लगा दो। अभी देखो ये अनबैलेंस हो गया ना। तो कोशिश करना पहले जो नॉन मेटल होगा ना, किसको, नॉन मेटल होगा उसको बैलेंस करने का, जो अधातु होगा जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सबको पहले बैलेंस करने की कोशिश करना, फिर बाद में मेटल अपने आप हो जाएगा, नहीं तो कर लेना। खैर, वापस आते हैं, एक और चीज सुनना, एक और गलती करते हैं। क्या वो गलती करते हैं, जैसे ऑक्सीजन ही है, इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है, 2 लगा दिया। तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया से रटवाए थे, समझाए थे कि कैसे इधर 2 है, इधर 2 है, बस नहीं बताए थे सब। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जाके वीडियो देखो, अब हम 50 बार वही चिल्लाते रहे हैं, गजब हाल है। उसे नहीं बताया था सब कि यहाँ 1 है, 2 एकम 2 कर लो, 2 दूना 4 कर लो। तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है, समझ में नहीं रहा हुआ क्या, किसी का किडनी फेल कर गया क्या तुम लोगों का? ऐसा लग रहा है डॉक्टर तुम लोग को बोल दिया कि आपका किडनी खराब हो गया है, अब तुम लोग सदमे में जी रहा जा। हम कौन दारू पिया था नहीं कि हमारा किडनी खराब हो गए, टेंशन में तुम आ गए हो भाई। गजब वाला है यार, 10th क्लास में हो, बच्चे हो, एंजॉय करो, पढ़ाई को मजे लो यार, हंसते खेलते पढ़ो, हाँ चेहरे पे स्माइल रहो, खुश रहो, गजब वाला है। एक देहात में कहावत है, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। तो वही हाल, तुम लोग का भी कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी तुम लोग टेंशन में जिए जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा बोल, क्या तेरे को प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तू आ ले, पढ़ा ले, आओ आओ आओ। हाँ बोल क्या। तो अभी इधर ऑक्सीजन 2, इधर 2 हो गया। अब सोडियम इधर 4 है, यहाँ क्या लगा दो, बैलेंस हो गया। तो ये एक छोटी सी बात है कि पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर सोडियम को किया। तो ये ध्यान रखोगे, फिर अब गड़बड़ नहीं होगा। सुनो सब, ये ध्यान रखना कि इसको बैलेंस करते टाइम
अभी डिसबैलेंस हो गया ये, तो आपको बताओ कि कैसे पता चल रहा है कि आपने बैलेंस किया इसको? नहीं नहीं, अभी अब मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से सुनो, मैं शुरू में ही ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, क्या लग रहा है? ये पहले अनबैलेंस था फिर मैंने बैलेंस किया है, ये देख के लग रहा है? मैंने तो पहले ही बैलेंस करके लिख दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि पहले वो अनबैलेंस था फिर हम बैलेंस किए हैं? हाँ, वो बच्चा सही बोला। ये ध्यान रखना कि जब लिखोगे ना, क्या करोगे? जब लिखोगे तो जो अनबैलेंस था Na प्लस O2 क्या था? Na2 था ना ये। तो अनबैलेंस वाले को अनबैलेंस जगह पे रहने देना, फिर उसको नीचे लिखना और इसको बैलेंस करना। ये नहीं कि अनबैलेंस दिया उसी को बैलेंस कर दिए, तो पता ही नहीं चलेगा कि अनबैलेंस जब था तो वो कैसा दिखता था। ये बात समझ में आया? नहीं आया? जैसे मान लो अभी मेरे को कोई सजा धजा रहा हो, ठीक है, तो मेरा एक पिक्चर क्लिक कर लो, दाढ़ी वाड़ी के साथ हो, तो एक फोटो वोटो क्लिक कर लो और साइड में फोटो लगा दो, और फिर मैं जाऊं सलून में दाढ़ी वाड़ी बनवाऊं, बढ़िया से हेयर वेयर कटवाऊं, कॉफी में मारूं, वो पाउडर वाउडर का आता है, नहीं हमको नहीं पता है वो सब, लगा वगा लेते हैं, बढ़िया से घड़ी वाड़ी मारते हैं, जीन्स टी शर्ट एकदम इन करके, और सामने आके खड़े होते हैं, हाँ कि ना? फिर कैसा लगेगा बताओ? अंदर अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने आप में मैंने चेंज कर लिया, तो ये कैसे पता चलेगा? अब डायरेक्टली सोच के देखो, मैं वो सब कुछ, वो फोटो क्लिक नहीं है, वो सामने नहीं है, तो कंपेयर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर अनबैलेंस दिया हुआ है तो पहले उसको वैसे ही रहने देना, उसको फिर नीचे लिखना एक बार और उसको बैलेंस करना, नहीं तो वही दिया वैसे में बैलेंस कर दो, फिर पता ही नहीं चलेगा अनबैलेंस कौन था बैलेंस कौन है। सुनाई दिया? हर्षराज सुनाई दे रहा है? हाँ, सबको मेरे पे वाला बात समझ में आ रहा है, ये इस पे ध्यान नहीं है सबका, हो गया बोलो? चलो, तो अगला आते हैं एबीसीडी मेथड, कौन सा बताओ? ये मेथड समझते हैं, आपको जो मर्जी करे लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने को नहीं रोका आपको, दोनों में से अगर डायरेक्ट आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, जैसे अभी हमने इसको भी क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड, डायरेक्टली किया हो गया। एक और एग्जांपल कर लें क्या पहले? इसमें से कोई ऐसा उठाओ जो आपको बहुत भारी लगे। ये 7 और 8, अच्छा ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस और NaOH, ठीक, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH, जाने मेरे, ये, हाँ सर बोलिए, बोलिए बोलिए, परेशान कर रहा है? तो यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस और प्लस यहाँ पे बनेगा Na2SO4, ऐसा कुछ बनना चाहिए, AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4, सही है? अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, अब ये भी सिखाया, बताओ क्या? हाँ, मैंने ये नहीं कि आप कॉपी कर लेंगे, तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, मेरे पास सुविधा है तो मैंने कॉपी कर लिया, तुम क्या करोगे कलम से घेर के? ये करोगे तुम? ये नहीं करना, तुम्हारे साथ नहीं होने वाला ये सब। हाँ, आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब बैलेंस करना सोचते हैं, इधर एल्युमिनियम कितना है बताओ, बोलो, इधर कितना है? तो 2 तो करना पड़ेगा। अच्छा, इधर सोडियम कितना है, बोलो, इधर सोडियम, वो भी अनबैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करो, इधर कितना है? 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 12 ये हुआ, 1 ये हुआ, 13, इधर बताओ, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, कितना हुआ? 7 हुआ। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो या हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन इसमें कितना दिख रहा है बताओ, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3 लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? यहाँ लगाया मैंने 3, तो हाइड्रोजन कितना हो गया?
वहां 3 क्यों लगवा रहे हो? यहां लगाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन देख लो कितना हो गया। अब ध्यान से सुनो, इधर सोडियम कितना हो गया? 3। इधर सोडियम कितना है? अब वहां पे तो फिर 3 है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? वहां पे कुछ भी लगाएंगे तो फिर तो वो गड़बड़ होगा। एक काम करो, अभी भी गड़बड़ होगा। एल्युमिनियम को बैलेंस करके देखते हैं, फिर ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन 2 में, इधर भी 2 में है। एल्युमिनियम इधर 2, इधर एल्युमिनियम कितना हुआ बताओ? अब देखो तो एल्युमिनियम बैलेंस है। हीट एंड ट्रेल का मतलब है, मतलब ही होता है रखो, नहीं हो रहा है चेंज करो, रखो नहीं हो रहा है चेंज करो। सुनाई दे रहा है? हाँ, तो 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना हुआ? हाँ, क्या हुआ? अच्छा। अच्छा, ऑक्सीजन कितना हुआ? हाइड्रोजन 6 हुआ, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 6 हुआ तो हाइड्रोजन 6 करने के लिए 6 लगा सकते हैं। अब तो ठीक है। सोडियम यहाँ पे कितना है? 6, तो यहाँ पे 3 लगा सकते हो। तो 6 सोडियम 6 सोडियम 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन जरा काउंट करो कितना है। 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 3 12, 12 6 कितना हुआ? 18। यहाँ पे 4 3 12 ऑक्सीजन हुआ, और 2 3 6, 12 6 18। ऑक्सीजन ही बैलेंस, सब बैलेंस हो गया। ओ, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। मुझे अगर 1 मिनट 1.5 मिनट लग गया तो आप सोचोगे तो और टाइम लगेगा, लेकिन होगा। लेकिन सुनना, अभी जो मेथड बताने जा रहा हूँ ना, उससे कहोगे सर ये अच्छा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओए गूगल, रुक जा रुक जा। समझ आया? तो सुनो ध्यान से, अभी हम लोग एबीसीडी मेथड सीखने वाले हैं। यही क्वेश्चन एबीसीडी मेथड से भी करेंगे, और आपको बहुत आसान लगेगा, देखना। तो अब आप कोई और भी कहोगे तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई ये नहीं है। फिर कहो ना मैं सब लाइन से कर देता हूँ। क्या घर से सोचने वोचने का मन नहीं करता है? बनेगा सब बूढ़ा बूढ़ी तुम लोग, घर पे बैठ के सब सोचना, सब कि कैसे करना है। समझ में आया? और आज एबीसीडी मेथड नहीं बताऊंगा। तब पहले सोच के आओगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बना के आओगे, तब कल एबीसीडी बताऊंगा। वरना वो बता दिया सब सही बना के आएगा। हाँ, नहीं, अभी क्या अभी लिखना है व्हाट्सएप पे, नहीं भेजेंगे हम, जल्दी लिखो। तो एबीसीडी मेथड आज नहीं सिखाऊंगा, सबको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही ये करके आएंगे। सुनाई दे रहा है? हाँ, देखो, प्रयास करो कि बना के आओगे, गलती ही बना के आओ, गलत ट्राई करो, फिर सही करो, फिर गलत हो रहा है फिर सही करो, फिर कोशिश करो। ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, बता देता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूँ, सुनना ध्यान से कैसे करते हैं उसको। जैसे यहाँ पे हम लोग ये कर रहे थे ना, तो देखता हूँ आता है कि नहीं आता है। ठीक है? वो तरीका सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कर लेता हूँ। इधर इधर क्या था बताओगे? थोड़ा सोडियम था ना? हम्म, आग तेरी के, NaOH था ना? यहाँ पे क्या था? वही Na2SO4, यही है ना? सुनना जरा गौर से, क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको बैलेंस करना था ना, चलो किसी को कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2 है, उधर 1 है, तो 2 करना था तो 2 लगा दिए मैंने। ठीक है, चलो सोडियम से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे तो 6 लगाना पड़ा था हमको, ये 2 सोडियम है, इधर कितना है? 1 है, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे? तो 6 नहीं लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है थोड़ा सा, कि इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। इधर कितना है? इधर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे कितना है? तो ध्यान से सुनना, अब जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर करना। 3 में किस चीज से गुना करे कि ये 2 हो जाए? ये इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब बता रहा हूं क्योंकि अब आसान होगा। ध्यान से सुनना, मैंने पूछा 3 में कितना से गुना करे कि 2 आ जाए, तो पहले तो आपको अटपटा सा बात लगा, लेकिन अभी तो समझ में आ रहा होगा कि 3 में अगर 2/3 से गुना कर दो 3 दिन कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2। तो अगर ध्यान से सुनना ये बात, यहां पे मैं लगा दूं 2/3,
क्या लगा दूं? तो ध्यान रखना, अब हाइड्रोजन इधर कितना है? 3, सॉरी 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। क्योंकि यहाँ जो भी लिखते हो इससे मल्टीप्लाई होता है, इस यहाँ जो भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दिन कटेगा, 2 आएगा, यानी हाइड्रोजन कितना है? आया समझ? नहीं आया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है बोलो? अच्छा छोड़ो, यहाँ पे बताओ एल्युमिनियम कितना हुआ? 2/3 ही हुआ ना। अरे इसके नीचे तो 1 है, इसके बगल में तो गुना भी करोगे 2/3 ही रहेगा। तो अब एल्युमिनियम अगर 2/3 है तो यहाँ एल्युमिनियम कितना है? 2 है। तो ध्यान सुनना, उधर अगर 2/3 है तो इधर कुछ लगाना पड़ेगा, तो मुझे चाहिए 2। अब ध्यान सुनो, 2 में कितना से गुना करे कि यहाँ 2/3 आ जाए? आराम से। इधर हमको चाहिए कितना? एल्युमिनियम 2/3 है तो इधर भी 2/3 चाहिए, तो इसमें मुझे 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझे तुम? बल्ले बल्ले नहीं हो रहा है? बोलने वाले थे लोग? नहीं नहीं, एक बात बताओ सुनो, अगर इधर 4 गो एल्युमिनियम है, यहाँ पे हम एल्युमिनियम ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लगाओगे? 4 का है। अच्छा चलो एक और तरीका बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ एल्युमिनियम के नीचे कितना है? यहाँ कितना है? तो यहाँ जो लिखोगे ना और यहाँ जो लिखा हुआ है, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल सेम रहना चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पर है x, क्या है बोलो? तो x गुने 2 करो, इधर 2/3 इंटू 1 करो, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यानी x के ऊपर कितना आना चाहिए? 1/3। यहाँ पे 1/3 आना चाहिए। नहीं आया समझ में? चलो जिसको ये समझ में आया ये भी ठीक, जिसको ये भी नहीं आया उससे भी तो कह रहा हूं कि आराम आराम से सोचो जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं कि यहाँ अगर 2/3 एल्युमिनियम है तो यहाँ भी 2/3 हमको चाहिए। तो 2/3 कैसे? तो इन दोनों का गुणनफल करके 2/3 आना चाहिए। तो 2 तो दिख रहा है, अब इसमें कितना से गुना करे कि ये 2/3 में बदल जाए? तो 1/3 से गुना करना भाई, क्या दिक्कत है? क्या चल रहा है, ये कोई समस्या है? तो इधर क्या आना चाहिए बताओ, बोलो? 1/, अब सबको बुखार चल रहा है, क्या कंफ्यूजन चल रहा है? पहले बहुत आसान था, हो गया था। लेकिन बता रहा हूँ ये चीज ना, कि अगर ऐसे भी कर रहे हो तो गलती नहीं होगी और वहीं पहुंचोगे जहां मैं बताया था पहले वाला, तुरंत पहुंच जाओगे। ध्यान सुनना, 1/3, ये 2 है, 2/3। अभी क्या क्या बैलेंस हो गया सही से सब चेक कर लो। एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर इधर कितना है बताओ? 8 है। अरे घेर के लिखा है तो सल्फर कै गो है? 3 गो है। और 3 में 1/3 से गुना करोगे तो कै गो है? 1 गो है। पागला सब, अरे 1/3 है यहाँ पे, यहाँ पे इसका 1 है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, तो 3 3 कट गया, कितना है? 1। इधर सल्फर कितना है? 1। तो सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब एक कौन बचा जल्दी बताओ? ऑक्सीजन बचा है। कौन बचा है? ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना है बोलो? 13 है। इधर, इधर अच्छा 4 तिया 12, तो 1/3 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कटेगा तो 4 आएगा ना जी। तो 4 गो यहाँ है, 1 गो यहाँ है, 5 गो। इसीलिए कह रहा था कि ई बताना बेकार है, नहीं फ्रैक्शन वाला में दिक्कत होता है। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए ये करो, मतलब बर्दाश्त करो। तो 4 इधर हुआ, 1 यहाँ, कितना हुआ? 5। यहाँ निकालो तो कितना होगा? 2/3 और 3 से कितना आएगा? 2। यहाँ पे कितना है? 4। तो 4 2 कितना हो गया? तो उधर ऑक्सीजन 6 है, इधर कितना हुआ? हाँ कहाँ से? 2 गो लगल बा, 2 गो ही कि नहीं में? 2 गो है में, 4 गो है में, 6 गो नहीं खे? तो 6 गो इधर, इधर भी 6 गो, बैलेंस है सब। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी ने ऐसे सोच के किया है, मतलब मैं ये साबित करना चाहता हूं कि अगर आपने शुरू में यहाँ 2 लगाया था और आपको लग रहा है गलत है, तो गलत नहीं है, वो भी ठीक किया था आपने। लेकिन उसके बाद जब करोगे ना तो समस्या क्या हो रहा था कि सब फ्रैक्शन में जा रहा है, और ये चीज करने आया तब जाके ठीक है, नहीं करने आया तो प्रॉब्लम है। तो क्या करोगे, क्या उपाय है? तो अब क्या कर सकते हो, देखो ये जितना बटा में दिख रहा है ना, जितना बटा में दिख रहा है, इनका ले लो एलसीएम, लघुत्तम निकालने आता है? जल्दी से बताओ, 3 है, 3 है, और कुछ तो है नहीं बटा में। ये जो लगाए हो ना उसके बटा में, यहाँ बटा में कितना है? 1। माफ करना मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पे बटा में कितना है? 1।
जो लगाए हो उसको कह रहा हूं। यहाँ 2 के बट्टा में 3 है, यहाँ 2 के बट्टा में 1 है, 1 के बट्टा में 3 है, तो 3 3 का 3 1 3 का एलसीएम कितना होगा? जो एलसीएम आया ना, सुनो ध्यान से, जो एलसीएम आया ना उससे सब में मल्टीप्लाई कर दो, सब में गुना कर दो। जो लघुत्तम आया ना सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/3 में जब 3 से गुना करोगे तो ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 रहेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। 3 से यहां गुना करोगे ना तो ये 6 हो जाएगा, 6NaOH। यहां 3 से गुना करोगे ना 3 कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ 1 था, सुनो सुनो, यहाँ 1 था, कितना आएगा? अरे बोलो, उस 3 से सब में करना है, उस 3 से सब में करना है, सुनाई दे रहा है? तो 3Na2SO4 चेक करो बैलेंस है कि नहीं, चेक करो बैलेंस है कि नहीं, बताओ। इधर एल्युमिनियम कितना है, इधर कितना है? चलो सल्फर देखो 3 है, इधर सल्फर कितना है? 1 है। वाह, कमाल कर दिया आपने। यहाँ 3 लगा, सल्फर 1 हो गया, यहाँ भी तो 3 ही है यार। मैं क्या करूं अब कैसे बताऊं, अब कहाँ जाऊं? क्या चल रहा है ये? ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12 6 18। यहाँ पे कितना है? 3 दूना 6 और 4 3 12, 12 6 18। ऑक्सीजन अभी बैलेंस है, आगे बढ़ो। सोडियम कितना है? 6। सोडियम कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 3 दूना 6, सब बैलेंस है। तो क्या लग रहा है, ये वाला गड़बड़ है? नहीं, दिक्कत ये है कि अगर ये फ्रैक्शन में दिख रहा है तो एल्युमिनियम का एटम का होता है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, कभी 2/3 नहीं होगा। क्या एल्युमिनियम का पैर उठा होगा तो आधा गिनेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी करके एलसीएम ले करके सॉल्व कर सकते, नहीं दिया तो आपको जो लगे, जैसा लगे उसको ट्राई करना और इन सबको बैलेंस करके लाना, ठीक है। बाकी हम लोग अगले क्लास में यानी कि कल डिस्कस करें। थैंक यू।